हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी लाइव। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन चल रहा है और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चंस के बारे में कि जीपैट 2023 का शिफ्ट 2 होने वाला है ये। आइए देखते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के क्या क्या क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिले। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। एल्किल ग्रुप इन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है इसमें जो एल्किल ग्रुप होता है RMgX ये आपके पास में है, तो इसका जो एल्किल ग्रुप होता है ये कैसा एक्ट करता है? क्या कार्बीन के जैसा एक्ट करता है, फ्री रेडिकल, एरोमेटिक कार्बोकेटायन या फिर कार्ब एनायन? तो देखिए जरा, हम बोलते हैं एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसके साथ अटैक करते हैं, किसके साथ रिएक्शंस करते हैं? तो ये कार्बोनिल के साथ रिएक्शंस करते हैं और हमको अल्कोहल्स देखने को मिलते हैं, एडिशन रिएक्शंस आपके होते हैं। तो ये जो R ग्रुप है, कार्बन डायरेक्ट अटैक होता है मैग्नीशियम एटम मेटल के साथ में, और मैग्नीशियम के साथ अटैच होने की वजह से यहां से हमको मिलता है R-। ये आपका जब बॉन्ड हेट्रोलिटिक क्लीवेज करता है तो R-, दैट इज अ कार्ब एनायन। यहाँ पे हमको कार्ब एनायन स्पीशी देखने को मिलती है। सो आपका डी आंसर जो है, डी यही आपका आंसर हो जाएगा, दैट विल बी कार्ब एनायन। क्या होगा? कार्ब एनायन हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है स्ट्रक्चर देख के तो हम डर गए। ठीक है, जैसे हम जीपैट दे रहे थे तो भाई कोई भी बच्चा जीपैट देगा और जो फ्लोरीमेट्री को पढ़े बिना जाएगा। देखो फ्लोरीमेट्री क्या होता है, वास्तविकता ये है कि जब हम पढ़ते हैं कभी भी एनालिसिस में स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो हम यूबी को ज्यादा पढ़ लेते हैं, फिर हम IR पढ़ते हैं, NMR मास पढ़ते हैं, फिर जो छोटे टॉपिक आते हैं जैसे एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ESR हो गया हमारा, या फिर फ्लोरीमेट्री हो गया, फ्लेम फोटोमेट्री होगा, तो यहाँ पढ़ते पढ़ते हमारा जो एनर्जी लेवल होता है वो डाउन हो जाता है और कई बार हम इन छोटे टॉपिक्स को छोड़ देते हैं। और आप देखिए इसी छोटे टॉपिक से क्वेश्चन है, ये 2023 में क्वेश्चन आया और 24 का पेपर आपने देखा उसमें भी फ्लोरीमेट्री का क्वेश्चन था। तो मतलब ये हो रहा है भाई कि फ्लोरीमेट्री से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था। अब फ्लोरीमेट्री में जो है हमारा, पहले बात करते हैं फ्लोरीमेट्री की। तो ये जो होता है फ्लोरोसेंस की हम एनालिसिस करते हैं इसमें, वो हमारे जो भी फ्लोरोसेंट सब्सटेंस होते हैं तो उस ब्रांच को हम लोग बोलते हैं फ्लोरीमेट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लोरीमेट्री बोलते हैं। फ्लोरीमेट्री की कहानी ये है कि ये इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। क्या होता है हमारा? इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है। इसमें क्या होता है, पहले कंपाउंड को हम एनर्जी देंगे, वो ग्राउंड स्टेट से कहां जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, ये काम होगा। अगर इतना ही हम करते और इसको मेजर करते तो वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी था। यहाँ एब्जॉर्प्शन का मैटर ही नहीं करता, आपने एनर्जी दी, वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला गया। उसके बाद जब वो एक्साइटेड स्टेट से रिटर्न आएगा ग्राउंड स्टेट में, तो वो एनर्जी को यहां से इमिट करेगा। एनर्जी को इमिट करेगा तो हम यहाँ पे इमिशन को मेजर करते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। पहली चीज ये। अब अगर हम बात करें कि ये वर्ड जो है फ्लोरोसेंस, इसका मतलब क्या है? अगर कोई कंपाउंड एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है और इंस्टेंटली वो रिटर्न हो जाता है ग्राउंड स्टेट में, तो ये कहलाता है हमारा फ्लोरोसेंस। अगर वो आफ्टर सम टाइम डिलेड, थोड़ा सा डिले हो जाता है, रास्ते में घूमने लग जाता है कहीं पे ऐसे ऐसे, तो वो कंडीशंस कहलाती है फास्फोरेसेंस। फास्फोरेसेंस का जो आपका एमिशन का जो टाइम होता है वो थोड़ा सा आपका ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा तो नहीं होता, 10⁻⁻⁴ से 20 सेकेंड्स या और ज्यादा। फास्फोरेसेंस का बहुत इंस्टेंटली रिटर्न हो जाता है यहाँ पर, वो 10⁻⁻⁶ टू 10⁻⁴ सेकेंड में। तो ये भी क्वेश्चन आया एग्जाम में और जीपेट 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। उन्होंने ट्रिपलेट स्टेज पूछा था। ट्रिपलेट स्टेज में क्या होता है, हमारे जो डायरेक्शंस होते हैं वो सेम रहते हैं, पैरेलल रहते हैं। ये पैरेलल डायरेक्शन वाली जो स्टेट होती है उसको ट्रिपलेट बोलते हैं। और सिंगलेट स्टेट तो आपका रहता है, उसमें डायरेक्शंस हमारे क्या होते हैं? एंटी पैरेलल होते हैं। ये क्वेश्चन आपका 2024 में आया था। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसका देखें यहाँ पर, सबसे पहले इस क्वेश्चन में कोई कुछ नहीं है। देखो सबसे पहले तो कोई भी कंपाउंड फ्लोरोसेंस जो शो करता है उसमें कॉन्जुगेशन होना चाहिए। आप बोलोगे सर क्यों कॉन्जुगेशन क्यों जरूरी है? आपने यूबी में पढ़ रखा होगा, क्रोमोफोरिक ग्रुप होता है। क्रोमोफोर इज द पार्ट ऑफ द कंपाउंड दैट एब्जॉर्ब द यूवी विजिबल रेडिएशन। भाई जो खाना खाएगा वही तो काम करेगा ना। आप बताइए, आपके पास एनर्जी नहीं रहेगा तो इमिट कहां से करोगे आप? तो पहले तो एब्जॉर्प्शन होना जरूरी है भाई। तो जब कॉन्जुगेशन होगा तभी तो वह एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन हम एब्जॉर्प्शन पे ध्यान नहीं दे रहे। हम ये नहीं देख रहे कि वो इंसान खाना कितना खा रहा है, ये नहीं है हमारा मोटिव। खाना खाने के बाद भाई साहब आप काम कितना करोगे, एनर्जी कितनी इमिट करोगे, हम उसको मेजर कर रहे हैं। तो वो है इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसने एब्जॉर्ब किया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया। जब ये रिटर्न आएंगे ना ग्राउंड स्टेट में, यहां से जो एनर्जी इमिट होगी
वही एनर्जी हमको देती है फास्फोरेसेंस या फ्लोरोसेंस देती है, ठीक है। तो उसकी इंटेंसिटी होती है, वो कम या ज्यादा हो सकती है, वो डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स पर। तो वही क्वेश्चन था ये हमारा, सीधा सीधा जो सेक्शन था हमारा, फैक्टर अफेक्टिंग द फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी, उसका क्वेश्चन था। अब एक चीज बताना मुझे, मान लो यहां पे एक सिंगल बेंजीन रिंग बना है, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में अगर इन दोनों का कोई हमसे पूछता है कि किसमें फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी ज्यादा होगी, तो जिसमें जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन होगा उतना ज्यादा रहेगा, तो ये आंसर हो जाएगा। अब यहां पर देखो, इसमें ये तो सब जगह सेम ही चल रहा है भाई, अब क्या बचा, अंतर कहां है बेटा, अंतर जो है हमारे इन ग्रुप्स में अंतर है। ये जो ग्रुप्स हैं ये हमें डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये ग्रुप्स हमें डिफरेंशिएट कर रहा है, ठीक है। अब आपको बताना है सबसे पहले कि इसमें से सबसे ज्यादा किसकी होगी, ग्रेटेस्ट लिखा हुआ है। तो यहां पर जब भी 2 पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स रहेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स अगर हमारे ऐड होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेंगे, तो फ्लोरोसेंट इंटेंसिटी बढ़ जाती है। जैसे भाई अपने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप NH2 हो गया हमारा, या NH हो गया, ये हो गया, क्वाटरनरी बस नहीं होना चाहिए, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, ये चलेगा। अगर क्वाटरनरी अमीन लगाओगे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, नो इफेक्ट रहता है। अब इसके अलावा OH ग्रुप है, तो ये आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप फ्लोरोसेंट इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं। जैसे भाई एक जस्ट एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे आपका ये था, मान लो इसकी 70% थी, ठीक है, अभी इसकी कितनी है, हमारा जो ये बना है नेपथलीन, इसकी भाई 70% है। अब अगर हमने इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसे आपने OH लगाया, तो ऑब्वियसली इसकी बढ़ जाएगी, सपोज 80% हो गई, ठीक है। ये केवल एक कंपैरिजन के लिए ये बढ़ गया। अब अगर हम लगाते हैं यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे आपने क्लोरो लगा दिया, फ्लोरो लगा दिया, ब्रोमो लगा दिया, ये ग्रुप लगाए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपने इसमें ऐड कर दिए। इसके अलावा जैसे आपने कीटोन लगा दिया, एल्डिहाइड लगा दिया, एसिड लगा दिया, या NO2 लगा दिया, ये सभी हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये फ्लोरोसेंट इंटेंसिटी को डिक्रीज करेंगे, तो मतलब इनकी जो वैल्यू रहेगी NO2 वालों की, वो 70 से क्या रहेगी, कम रहेगी। इसकी भी वैल्यू कितनी होगी, 70 से लेस रहेगी। तो अपन से पूछा है हाईएस्ट किसकी होगी, तो बेटा जिसपे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है उसकी हाईएस्ट होगी। सीधा सीधा आंसर हमारा क्या था, इसका जो आंसर था बिल्कुल आपका इसमें सी आंसर था। कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं था, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अगर कोई बच्चा कभी भी थोड़ा सा भी फ्लोरीमेट्री को पढ़ लेता तो उस पर बन जाता। अब मैं पूरे फैक्टर्स आपको समराइज कर देता हूं। यहां पर बात ये नहीं है कि क्वेश्चन आ गया और हमने उसको सॉल्व कर लिया, बेटा ये बहुत बड़ा काम नहीं है। अगर हम आपको क्वेश्चन बताएं और उसका आंसर हमने सी बोल दिया, तो ये तो आप भी जानते हो कि सी आंसर दिया हुआ है तो सी आंसर होगा। और मैंने उसका भी रीजन एक्सप्लेन कर दिया कि भाई क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है हमारा OH, तो हमने कर दिया। अब बेटा थोड़ा हम, अगर आप हमें समय दे रहे हो तो भाई हमें भी आपको कुछ देना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, आपको फैक्टर्स को बढ़िया तरीके से यहाँ पे बताता हूं। देखो फ्लोरोसेंट इंटेंसिटी जो है हमारी, वो कब बढ़ती है और कब घटती है। यहाँ पे सबसे पहले इंक्रीज कब होगी, देखो अगर हम कॉन्जुगेशन को इंक्रीज करेंगे, जितना ज्यादा हमारा कॉन्जुगेशन हम इंक्रीज करेंगे वो बढ़ती चली जाएगी। दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं क्रोमोफोर ग्रुप जो होता है, जो एब्जॉर्ब करता है, उसका पार्ट जो बढ़ाओगे तो वो आपका इंक्रीज होता चला जाएगा। इसके अलावा अगर हम डाइल्यूटेड सॉल्यूशन यूज करते हैं, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन यूज करते हैं, तो भी हमारा क्या होता है, अच्छा खासा फ्लोरोसेंट इंटेंसिटी होता है। अगर हम कंसंट्रेटेड, इसके अपोजिट में अगर हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लेंगे तो फ्लोरोसेंट जो इंटेंसिटी है वो हमारी डिक्रीज हो जाती है। इसके अलावा हम यहाँ पे लो टेम्परेचर प्रेफर करते हैं, भाई अपन लो टेम्परेचर पर ही एनालिसिस करते हैं, तो आपकी फ्लोरोसेंट इंटेंसिटी बढ़ जाती है। और अगर आपने हाई टेम्परेचर पर जाओगे बेटा, हाई टेम्परेचर रखोगे यहाँ पर, तो क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें कोलिजन, उनकी टक्कर आपस में बढ़ जाती है, ठीक है। टक्कर बढ़ जाती है तो जो इमिशन है वो इंटेंसिटी कम हो जाएगी। भाई मैं यहां से लाइट फेंक रहा हूं और बीच में कोई और आ गया तो उसमें टकराएगी ना मेरी लाइट, तो कम होती चली जाएगी। तो फ्लोरोसेंट इंटेंसिटी कम हो जाती है कोलिजन के कारण। ऐसे हाई कंसंट्रेशन में भी यही कहानी है, हाई कंसंट्रेशन आपका रहेगा, कोलिजन बढ़ जाएंगे, कम हो जाएगी हमारी, ठीक है। ये आपके इम्प्योरिटीज अगर रहेंगे तो आपकी कम हो जाएगी, भाई इम्प्योरिटीज में कम हो जाती है। इसके बाद आती है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का बहुत बड़ा फैक्टर है। अपन जानते हैं जैसे यार वो पानी रहता है, बॉयल करोगे आप तो विस्कोसिटी क्या हो जाती है, उसकी डिक्रीज होती है। विस्कोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो पार्टिकल के कोलिजन के चांसेस बढ़ सकते हैं, वो टकरा सकते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि लो टेम्परेचर होना चाहिए, और अगर लो टेम्परेचर पर क्या शो करता है, आपका हाई विस्कोसिटी रहेगा, तो इसमें कोलिजन के चांसेस कम होते हैं। इसलिए इस केस में भी फ्लोरोसेंट इंटेंसिटी हमारी बढ़ जाती है। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये तो ठीक है,
जितना बड़ा, मान लो जैसे कोई स्ट्रक्चर बनाया मैंने, एक ये बना दिया, ये वाला स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये बना हुआ है, जितना स्ट्रक्चर जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, उसकी स्ट्रक्चर जितनी ज्यादा मजबूत होगी, रिजिड होगा। मान लो मैंने ये बना दिया, अगले बार क्वेश्चन ये आ गया एग्जाम को, ये पूछ रहे हैं इन दोनों में से फ्लोरोसेंट इंटेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, जितना ज्यादा कंपाउंड रिजिड होगा, ठीक है, कंपाउंड हमारा कंपाउंड अपना जितना ज्यादा रिजिड होगा, इसको, ये रिजिड है, कैसे रिजिड है भाई, आप ये देखिए, दो कमरे बने हैं, बढ़िया जुड़े हुए हैं, ये जल्दी टूट जाएगा, यहां से आप हथौड़ा मारेंगे ये टूट जाएगा। ये स्ट्रक्चर हमारा फ्लेक्सिबल है, जो फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है उसकी फ्लोरोसेंट इंटेंसिटी लेस होती है, और जो स्ट्रक्चर रिजिड होता है उसकी फ्लोरोसेंट इंटेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। मान लो अपना लेड अकेला घूम रहा है, इसका ईडीटीए से कॉम्प्लेक्स बन गया, तो फ्लोरोसेंट इंटेंसिटी हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये फैक्टर्स है हमारे मेन। इसके अलावा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर जिसपे अपना क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन था वो ये था कि अगर अपन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स को लगाएंगे, ठीक है, तो फ्लोरोसेंट इंटेंसिटी हमारी बढ़ जाती है। अगर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर हमारे होंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो इंटेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, यहां पर आपको याद रखना है कि इसमें जैसे मेन जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में, जैसे अपना NH2 है, ये आपका यहां पर NH हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, ये टर्सरी। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर ये ग्रुप लगे हुए हैं, जैसे भाई आपका कोई एल्काइल ग्रुप लगा है, एल्काइल ग्रुप ज्यादा इफेक्ट नहीं देता, SO3H इफेक्ट नहीं करता, क्वार्टरनी नाइट्रोजन फ्लोरोसेंट इंटेंसिटी को अफेक्ट नहीं करता, इनका इफेक्ट नील होता है। ठीक है, तो इस केस में या OH लगा हुआ है तो इन सब में बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा भाई अपना, ये COH ग्रुप हो गया आपका, यहाँ पे NO2 ग्रुप हो गया आपका, जो ग्रुप हो गया एल्डिहाइड हो गया हमारा, ये क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो हो गए, तो ये सभी डिक्रीज करते हैं। तो ये फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इनको अच्छे से तैयार करके आप रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्योंकि इस सेक्शन से आया हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसको बहुत डिस्कस किया हमने, हो सकता है आप लोग को लगेगा कि सर आपने इतना सारा डिस्कस करा दिया। डिस्कस कराना, क्योंकि देखो हम अगर क्वेश्चंस के आंसर बताते हुए आगे चले जाएंगे तो मतलब ही नहीं है इस चीज का। बहुत जरूरी होता है डिस्कशन करना, कभी भी पढ़ाई किया करो भैया 360 डिग्री में किया करो। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, कन्वर्जन ऑफ साइक्लिक कीटोन टू रिंग एक्सपेंडेड साइक्लिक एस्टर टेक्स प्लेस बाय। तो आपके पास में क्या है, देखो आपके पास में कीटोन है, कीटोन को आप क्या कर रहे हो, कीटोन में आप क्या कर रहे हो, साइक्लिक एस्टर में कन्वर्ट कर दे रहे हो, मतलब एक ऑक्सीजन और ऐड हो जा रहा है, कीटोन को आप एस्टर में कन्वर्ट कर दे रहे हो। तो यहाँ पे आप इसको कर रहे होगे ड्यू टू पर, कोई भी आपका पर एसिड होता है, पैरा एसिड होता है, परऑक्सीबेंजोइक एसिड हो सकता है, कैरोज एसिड H2SO5 हो सकता है, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, क्या होता है, इसके लिए ट्रिक हम बोलते हैं, कीटोन से एस्टर का कन्वर्जन होता है बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन के थ्रू, बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन के थ्रू, और बेयर विलेज में हल्का प्यारी सी स्टार है, ये इसकी ट्रिक हुआ करती है। तो ये आपका क्या है, ये होता है बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन, बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन या बेयर विलेजर रीअरेंजमेंट। तो आपका डी आंसर क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है ये। ठीक है ना, जहां आप कीटोन को कन्वर्ट करते हो एस्टर में, इन जनरल एक ऑक्सीजन आप क्या करते हो, ऐड कराते हो यहां पे इस रिएक्शन के दौरान। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए हमारे पास में साइक्लिक कीटोन्स में भी ये चीज होता है, साइक्लिक कीटोन से आप क्या करते हो, लैक्टोन, दैट इज साइक्लिक एस्टर को आप लैक्टोन्स बोलते हो, तो उसको कन्वर्ट करते हो। क्वेश्चन नंबर 45, आइडेंटिफाई A, B एंड C इन द बिलो रिएक्शंस। A दैट इज ये रिएजेंट है, B रिएजेंट है, C रिएजेंट। अच्छा, रिएजेंट्स आपसे पूछे गए हुए हैं इन तीनों रिएक्शंस के दौरान। यहां एल्कीन था और इस एल्कीन से आपने क्या कन्वर्ट किया, आपने डाईब्रोमो एल्केन बनाया है, मतलब आप यहाँ पे ब्रोमीन का एडिशन कर रहे हो। मतलब ए जो है ये तो आपका क्या है, Br2 है, Br2 चारों में ही था, मतलब चारों ही सही हो सकते हैं। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्या किया आपने, बी रिएजेंट की आपने हेल्प ली और यहां से यहां गए, आपने क्या देखा कि यहां से यहां जाने में एक ब्रोमीन और एक हाइड्रोजन दैट इज HBr यहां पे निकल गया हुआ है। मतलब क्या हम कह सकते हैं यहाँ पे एलिमिनेशन हो रहा है क्या, और एलिमिनेशन अगर हो रहा है तो जरा देखो बी के लिए क्या क्या रिएजेंट्स दिए गए थे, KOH HCl HCl KOH। तो बहुत समझो, KOH क्या कराता है, एलिमिनेशन कराता है। अगर हमारे पास में KOH कैसा वाला है, एल्कोहलिक है, तो ये क्या कराता है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एलिमिनेशन, यही रिस्पॉन्सिबल होता है एलिमिनेशन के लिए। मतलब B और C तो नहीं होगा, HCl यूज नहीं करेंगे, तो या तो हमारे पास में B करेक्ट हो सकता है, सॉरी एक ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, चाहे अपना D ऑप्शन करेक्ट हो सकता है।
आगे चलते हैं। फिर हमने क्या देखा, फिर हम पा रहे हैं कि एल्कीन से फर्दर हम एल्काइंस में कन्वर्ट कर रहे हैं, यहां से ब्रोमीन और हाइड्रोजन से एक और रिमूव हो जा रहे हैं। तो ये जो रिमूवल है ये किसी स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में होगा। अब अपने पास में यहाँ NaBH4 था, यहाँ NaNH2 था। NaNH2 क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग आपका यहाँ पे एलिमिनेशन कराएगा, एल्कीन को कन्वर्ट कर देता है एल्काइंस में। यहां से क्या होता है, विसिनल डाइऑल, यहाँ पे देखो यहाँ तक मैं अपना इसको एलिमिनेशन करा देगा और ए ऑप्शन यहां से करेक्ट होगा। ये क्या कराता है, ये तो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये तो हाइड्रोजन ऐड करा देगा, तो ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये तो अपना यहां से रॉन्ग है, डी ऑप्शन यहां से गलत होगा, ए ऑप्शन हमारा यहां पे करेक्ट हो जाएगा। सारे रिएजेंट्स को हम यहां पे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, सारे रिएजेंट्स हम यहां से निकाल पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारे पास, आइडेंटिफाई इंटरमीडिएट फॉर्म इन द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां हमारे पास में क्लोरीन बेंजीन था, क्लोरोबेंजीन था, यहां हमने क्या बनाया, एनिलीन कन्वर्ट किया हुआ है, इसको एमिनो बेंजीन बनाया हुआ है। NH2 के साथ पहले नेगेटिव चार्ज था, तो हमारे पास में कोई इंटरमीडिएट बनेगा जो फर्दर NH2 NH3 की प्रेजेंस में हमको कुछ ऐसा कंपाउंड दे रहा है। तो देखो NH2 निगेटिव, ये क्या है, NH2 माइनस क्या करता है, यहाँ पे बेंजाइन इंटरमीडिएट मिलेगा क्या हमारे पास, यहाँ पे जरा जल्दी से कंफर्म करो जरा भाई। ये NH2 निगेटिव यहाँ हाइड्रोजन के पास आएगा, ये हाइड्रोजन इस बॉन्ड को शिफ्ट करेगा यहाँ पे, जैसे ये यहाँ पे जाएगा तो ये इधर चला जाएगा, बॉन्ड Cl माइनस भी निकल जाएगा, तो यहाँ से H प्लस और Cl माइनस निकल जाएंगे और हमको यहाँ पे बेंजाइन इंटरमीडिएट मिलता है। तो ये हमको कैसा दिखेगा, देखो जरा, ये हमको कुछ ऐसा दिखने को मिल जाएगा, बेंजाइन, जिसको आप क्या बोलते हो, बेंजाइन। तो यहाँ हमको बेंजाइन इंटरमीडिएट मिलेगा, बेंजाइन तो यहाँ पे कहीं है नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, उसके IUPAC नेम दिए गए हुए हैं। साइक्लोहेक्स 1,3 डाइन 4 आइन, देखो 1,3,5 अपने होने चाहिए, तो 1,3,4 तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। साइक्लोहेक्सा 1,3 डाइन 5 आइन, हाँ जी ये सही हो रहा है, हमको यहाँ पे दिख रहा है। देखो जरा, अगर हम साइक्लो के हिसाब से देखते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, तो 1 पर और 3 पर डाइन था, 5 पर क्या था, आइन था। हाँ जी ये क्या हो रहा है, सही हो रहा है। 1,4 नहीं, 1,4 नहीं होगा, 1,5 डाइन नहीं होगा, तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो रहा है, बी ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट हो जा रहा है। बेंजाइन इंटरमीडिएट मिलता है जो फर्दर क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन करता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और हमको एनिलीन देखने को मिलता है। अब ये क्वेश्चन था भाई हमारा, पहले कभी भी जब पेपर करो ना, तो एक चीज हमेशा याद रखा करो, जब क्वेश्चन आपको मिलता है ना, तो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया करो, पहले सोचा करो भैया इनका घर कहाँ था, जब हम पढ़ाई करते थे इनका घर क्या है, इनका एड्रेस कहाँ का है, मतलब ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है, सबसे पहले ये सोच लिया करो। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, तो ये हमको बता रहा है इनका घर का एड्रेस कहाँ का है भैया, ये कहाँ के निवासी हैं, ये रहते हैं सेरेटोफिनेटिक में, कहाँ रहते हैं, सेरेटोफिनेटिक का क्वेश्चन है हमारा ये। और जो हमारी CNS डिप्रेसेंट ये ड्रग होती है, वो ये अपने गाबा ए क्लोराइड चैनल, जो आयन चैनल रिसेप्टर होता है, उससे क्लोराइड कंडक्टेंस को बढ़ा के हाइपरपोलाइजेशन कराना है, और भाई साहब को हमारा CNS डिप्रेशन कराना है। ये इनका काम है। जिन लोग को नींद नहीं आती ना, उन लोगों के लिए दवाइयां दी जाएंगी, रात भर जागते रहते हैं, एंजाइटी है, तो ये आपकी सेरोटोनिन का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो, एक क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा होगा कि सबसे पहले पढ़े हैं अपन ने बार्बिट्रेट्स, ये बार्बिट्रिक एसिड जो होते हैं साइक्लिक यूराइड्स डेरिवेटिव होते हैं, इनको हम यूज करते नहीं है क्योंकि इनका रिजल्ट अच्छा नहीं है, टॉलरेंस डिपेंडेंस कोच करते हैं, मेटाबॉलिज्म को इंड्यूस करते हैं, और सबसे बड़ी समस्या पॉइजनिंग हो जाएगी ना, तो डॉक्टर साहब के पास इलाज नहीं है, बार्बिट्रेट्स पॉइजनिंग का एंटीडोट नहीं है, इनको जनरली अपन प्रेफर नहीं करते हैं। इसमें से केवल फिनोबार्बिटॉन जो है वो हमारा एंटी कन्वर्जेंट में हम यूज कर रहे हैं, और जो हमारे अल्ट्रा सब्ट्रैक्टिंग बार्बिट्रेट्स होते हैं थायोपेंटोन, जिसमें अपना सल्फर ग्रुप होता है, उससे लिपिड सॉल्बिलिटी बढ़ जाती है, तो वो हम यूज करते हैं कहां पर, जनरल एनेस्थेटिक में। इसके अलावा फिनोबार्बिटॉन मेटाबॉलिज्म इंड्यूसर है, तो नियोनेटल जॉइंटिस में लो डोज में दे देते हैं, इतने इसके यूज है, बाकी यूज है। इसको रिप्लेस ने किया बेटा बेंजोडाइजेपिन ने किया। बेंजोडाइजेपिन बेटर है, इसमें टॉलरेंस डिपेंडेंस का पावर लेस है, ठीक है, ऊपर से मेटाबॉलिज्म को इंड्यूस नहीं करता है, मेजर ड्रग इंटरेक्शन नहीं है इसके पास। तो बेंजोडाइजेपिन का जो स्ट्रक्चर था उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, 1,4 बेंजोडाइजेपिन रिंग रहती थी, उसमें 7 पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप था। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपको, तो इसलिए मैंने लिखा, यहां ध्यान रखना है। इसके बाद आगे देखें अगर हम, इसमें यहां जो क्वेश्चन था, तीसरा, हर चीज का रिप्लेसमेंट होता है बेटा इस दुनिया में। फिर आई हमारी जेड ड्रग, जेड ड्रग को कहा जाता है न्यूअर हिप्नोटिक ड्रग, ये और बेटर ड्रग होती है हमारी। देखो बार्बिट्रेट से शुरुआत हुई, बार्बिट्रेट्स को किसने रिप्लेस कर दिया, बेंजोडाइजेपिन में, उससे अच्छा क्या है हमारी न्यूअर हिप्नोटिक ड्रग से। इनकी नाम एक बहुत अच्छी चीज है, सबके आगे जेड लगा रहता है, देखो ये। अब इसके बाद
ट्रायाजोलम, मिडाजोलम और एल्प्राजोलम। ये क्या होती है, बेंजोडाइजेपिन रिंग एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग से फ्यूज हो जाती है, हेटेरोसाइक्लिक रिंग से फ्यूज होती है, ठीक है। तो बेंजोडाइजेपिन रिंग तो है इसमें ट्रायाजोलम में, लेकिन साथ में क्या हुआ, एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग इसमें फ्यूज हो चुकी है। हेटेरोसाइक्लिक रिंग क्या हो गई है, फ्यूज हो चुकी है। तो अल्टीमेटली मैं इसी से शुरुआत करूंगा। ये हमारा बेंजोडाइजेपिन है, क्या है अपना बेंजोडाइजेपिन है, देखो यहाँ पे रिंग है, ये बेंजोडाइजेपिन रिंग हो गया हमारा। तो मतलब आपका फोर्थ का जो आंसर है वो अपना क्यू है भाई। तो फोर्थ का क्यू इसमें है, ये आपके गलत हो गए। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे। अब देखिए ज़ोलपीडेम आपको पता है, नहीं पता रिंग कौन सा है कोई मतलब नहीं है, आप ध्यान देखें इसमें ये डी लिखा हुआ है, जो इमिडाजोल रिंग है इसमें रहता है। अब देखिए इमिडाजोल कहां पर है, इमिडाजोल पायरिडीन रिंग ये हो गया, ठीक है, इमिडाजोल पायरिडीन रिंग ये हो गया हमारा। तो मतलब आपका फर्स्ट का आर है, आप देखिए फर्स्ट का आर इसी में दिया है, यही हमारा आंसर है। फिर देखते हैं जेलिप्लोन, जेलिप्लोन के अलावा पहले जोपिक्लोन को देखो, ओएनई लिखा है इसमें, यहां ऑप्शन में साइक्लोपायरोलोन ये लिखा हुआ है। तो आपका जो इसका सीधा सीधा हमारा आंसर क्या है, थर्ड का पी हो गया, तो ये भी दिया है। और जो सेकेंड है जेलिप्लोन है, इसका एस है, इसमें रहता है पायराजोल, पायरिमिडीन रिंग रहती है। तो मतलब हमने देखा बच्चे इनको याद करते रहते, याद मत करो बेटा, मैं इनको जो अपना बताऊं ना तो मैं जानता हूं जेड ड्रग्स होते हैं, न्यूअर ड्रग्स कहलाते हैं, एस जोपिक्लोन भी होता है हमारा, जोपिक्लोन का ही मॉडिफाइड फॉर्म होता है वो, ठीक है। तो ये सभी ड्रग्स के ओएनई वाले हैं। तो ये अपना दिख रहा है आपको, यहां पर लिखा है पायराजोल जब रेगुलर नाइट्रोजन होते हैं तो पायराजोल कहलाता है, अल्टरनेट रहते तो इमिडाजोल बोलते हैं। तो ये आंसर इसका सीधा सीधा हमारा सी आंसर था। इसके अलावा बेटा बेंजोडाइजेपिन जो है उसका कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होता है फ्लूमेंजिनल। फ्लूमेंजिनल में भी जो रिंग होती है वो हमारी बेंजोडाइजेपिन रिंग ही होती है, ध्यान रखना अच्छे से। कौन सी रिंग होती है, बेंजोडाइजेपिन रिंग ही हमारी प्रेजेंट होती है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे अपन, इसमें याद करने का कोई काम था नहीं। देखो स्ट्रक्चर बना देखना पड़ते हैं हमें, कभी भी मेडिसिनल केमिस्ट्री में ये ट्राई मत करना कि हम स्ट्रक्चर याद कर दें, करना है तो प्रोटोटाइप ड्रग का याद कर लेना। प्रोटोटाइप ड्रग पता क्या होते हैं, कोई भी टॉपिक का नाम लोगे जिसकी सबसे पहले आपको याद आती है, हीरो है वो उस टॉपिक का। जैसे आपसे बोला किसी ने एंटी टीबी ड्रग, आपको किसकी याद आई, आइसोनियाजिड की। आपसे किसी ने कहा भाई आप एनसेड का नाम बताइए, तो आपको एस्प्रिन की याद आ गई, या पैरासिटामोल आ गया, या आइबुप्रोफेन आ गया। तो इन्हीं के क्वेश्चंस आते हैं। आपसे किसी ने पूछा एंटी साइकोटिक ड्रग बता दीजिए, तो आप बोलोगे क्लोरोप्रोमाजीन, ठीक है। आपसे किसी ने कहा कि भाई आप एक पर्टिकुलर आप यहाँ पे एडिनर्जिक ड्रग का नाम लीजिए, तो एडिनर्जिक ड्रग में बोला आपने आइसोप्लिन, इपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन। किसी ने कहा एंटी एडिनर्जिक का नाम बता दीजिए, तो आपने बोल दिया प्राजोसिन, अल्फा 1 ब्लॉकर हो गया। किसी ने पूछा आपसे भाई बीटा ब्लॉकर का नाम बताइए, तो आपने कहा एटेनोल है आपका, लेबेडोल, कार्बिडोल। तो जो कॉमनली है उन्हीं के क्वेश्चंस आपको मिलना है भाई। तो अल्टीमेटली तरीका भी यही होता है कि जो प्रोटोटाइप ड्रग्स हैं उनको थोड़ा सा देख लो, और बाकी ड्रग्स का तो केवल एक नजर मारना है, उनके नामों को देखना है। यहां पर ध्यान से देख लें, ये जैसे आपका स्ट्रक्चर बना है ज़ोलपीडेम, ये इमिडाजोल बैठा है, ठीक है, ये जोपिक्लोन है, सबसे बड़ी तो यहाँ पे कीटोन है, और ये देखो पायरोल रिंग है और उस पे कीटोन है, और हमारी ये पायराजीन रिंग है, ठीक है। तो इसमें पायराजीन रिंग है। अब पायराजीन रिंग कहां कहां होती है अगर बात आ जाए बेटा, देखो क्या होता है, कंपैरेटिव स्टडी बहुत जरूरी है। पायराजीन कहां कहां मिलती है भाई, पायराजीन रिंग को सबसे पहले तो हम पकड़ते हैं पायरेजेनामाइड को, पायरिजेनामाइड हमारा जो ड्रग है उसमें रहती है पायराजीन रिंग। इसके अलावा आप देखेंगे जो हमारा एमिलोराइड होता है, अमिलोराइड अपना पोटेशियम स्पेरेंगार्टेक, उसमें भी रहती है, ट्राइमेट्रीन में भी रहती है। ट्राइमेट्रीन में हमारी टेराडीन रिंग होती है, टेराडीन रिंग जो फोलिक एसिड में होती है उसी टाइप से, ठीक है। लेकिन साथ में इसमें क्या होता है हमारा, एक पायराजीन तो एक पायरिमिडीन रिंग रहती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि चाहे वो मेथोट्रेक्सेट हो, चाहे वो फोलिक एसिड हो, चाहे वो हमारा ट्राइमेट्रीन हो, इन सभी में पायराजीन है, लेकिन साथ में बाजू में पायरिमिडीन भी है, इसलिए नाम पड़ गया टेराडीन। केवल पायराजीन रिंग की बात करोगे तो एम्लोराइड में रहती है, पायराजेनामाइड में रहती है, अब उसके नाम में ही लिखा है, ऊपर से याद कर लेना जोपिक्लोन में कीटोन के साथ रहती है। जेलिप्लोन है हमारा, जेलिप्लोन जो है इसमें देखिए ये पायरा जोलो है, ठीक है, ये पायरोल थी, ये रेगुलर नाइट्रोजन वाली है, ठीक है। तो जब भी रेगुलर नाइट्रोजन वाली रिंग होती है तो नाम थोड़ा सा बदल जाता है, इमिडाजोल नहीं बोलोगे उसको, ठीक है, पायरा जो आ जाता है। और ये आपकी यहाँ पर पायरिडीन रिंग प्रेजेंट है। इसको देखिए ट्रायाजोलम में, ट्रायाजोलम का नाम ही खुद कह रहा है कि ट्रायाजोल रिंग है। आप देखिए यहाँ पर एनेस्ट्रोजोल होता है, एनेस्ट्रोजोल है, लेट्रोजोल है, ये सब एजोल नाम लगे हुए हैं। इन लोगों में क्या रिंग होती है, नाइट्रोजन वाली रिंग है आपकी, जितने भी है, फ्लूकोनाजोल है हमारी, कोई भी ड्रग है एजोल लगा है मतलब नाइट्रोजन का रिंग है। और इसमें देखो ये लिखा है एजोल, लिखा हुआ है, लिखा है एजोल,
एजोल का मतलब नाइट्रोजन का रिंग इसमें प्रेजेंट है हमारा, ठीक है, नाइट्रोजन का रिंग इसमें हमारा प्रेजेंट है। तो ये अच्छे से याद रखेंगे, यही रिंग इन लोगों में होती है। एनेस्ट्रोजोल, लेट्रोजोल हमारे एरोमेटेज एंजाइम इनहिबिटर होते हैं। आपने पढ़ा होगा बेटा यहाँ पर इमिडाजोल वाले पढ़े होंगे, आपका वीआईपी जो होता है हमारा, वीआईपी फीमेल, वोरिकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, पोसाकोनाजोल और फ्लूकोनाजोल, इन लोगों में भी क्या होती है, ट्रायाजोल रिंग होती है। ये भी हमारे एजोल एंटी फंगल कहलाते हैं। और जो आपका कीटोकोनाजोल होता है उसमें इमिडाजोल होती है, ठीक है। आप एजोल वाले अगर इनको देख लो ना तो एक आध क्वेश्चन तो एजोल का आता ही आता है, आप देख लीजिए। एजोल वाले जितने हैं उनको देखो, मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपके मेन है, ये सबसे पहले अपना आया मेट्रोनिडाजोल, ये मेट्रोनिडाजोल हो गया। इसके पूरे साथी परिवार के पूरे सदस्य, चाहे वो टिनिडाजोल हो, ऑर्निडाजोल हो, कोई भी हो। इसके अलावा आपका एल्बेंडाजोल, एल्बेंडाजोल देखो ये बेंडाजोल है। तो देखिए एजोल है मतलब नाइट्रोजन का रिंग तो है इनमें, इसमें जो रिंग है नाइट्रोजन का वो नाइट्रोइमिडाजोल है। क्या है भाई, नाइट्रोइमिडाजोल रिंग रहता है। इसमें जो रिंग रहता है ये लिखा है देखो, बेंज इमिडाजोल होता है। क्या होता है, बेंज इमिडाजोल रिंग इसमें प्रेजेंट है हमारा। इसके बाद अगर हम देखें जिनको अपन बोलते हैं एजोल एंटी फंगल, एजोल ड्रग तो ऊपर वाली भी है लेकिन वो एंटी फंगल नहीं है, ये एंटी फंगल है। इसके अंदर अगर आप देखो दो कैटेगरी है, एक भैया इमिडाजोल वाला है, मतलब अल्टरनेट नाइट्रोजन रहते हैं इसमें दो, इमिडाजोल वाला है। इमिडाजोल वाले को अगर हम देखें तो इसमें हमारा कीटोकोनाजोल आता है जो सिस्टमिक यूज होता है, बाकी टॉपिकल रहते हैं कम वाले हमारे। क्लोट्रीमाजोल है हमारा, ऑक्सीकोनाजोल है, मिकोनाजोल है, इट्राकोनाजोल है, ये सब हमारे इमिडाजोल वाले हैं। फिर आता है ट्रायाजोल वाले, ट्रायाजोल को याद कर लेना, आपको एक ट्रिक है वीआईपी वीआईपी फीमेल, ठीक है। तो इससे याद कर लेना, वोरिकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, पोसाकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, ये जो होते हैं इनमें ट्रायाजोल रिंग होती है। इसके अलावा एरोमेटेज इनहिबिटर एनेस्ट्रोजोल, ठीक है, लेट्रोजोल, वो भी इन्हीं के जैसे हैं हमारे, बिल्कुल सेम। तो इस तरीके से इनको याद है। और अभी अपन ने अभी जो हम पढ़ रहे थे जेट ड्रग्स, तो उसमें भी देखा हमने। तो अल्टीमेटली आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, एडिशन ऑफ HBr to 1,3-ब्यूटाडाइन एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड यील्ड। हमारे पास में क्या है, ब्यूटाडाइन है, ब्यूटाडाइन है, ये लो। हमने इसमें क्या एडिशन कराया है, HBr का एडिशन कराया है। कितनी डिग्री पर, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन होगी तो यहाँ पे आपका H लग जाएगा, तो यहाँ पर Br लग जाएगा। तो हमको मिलेगा क्या, 1 और 4 पर लिखेंगे, हमको प्रोडक्ट्स मिलेंगे। 1 पर हाइड्रोजन और 4 पर ब्रोमीन लग जाएगा, तो 1,4 एडिशन मिलेगा सबसे मेजर क्वांटिटी में। अच्छा, दोनों पूछे गए हुए थे, कोई बात नहीं, देख लो। 1,4 यहाँ पे 80% है, 1,2 यहाँ पे 80%, तो 1,2 तो हमारा ज्यादा नहीं हो सकता है, 1,2 ज्यादा नहीं हो सकता है, 1,2 ज्यादा नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन में 1,4 ज्यादा दिया गया हुआ था, तो 1,4 80% मिलेगा, 1,2 कितना मिलेगा, 20%। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कॉन्जुगेटेड डाइन है और हायर टेम्परेचर पे कैसा 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 आपका थर्मल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, या काइनेटिक मिलेंगे भाई, थर्मल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। टीसीपी मिलता है, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट्स, टीसीपी प्रोडक्ट्स मिलते हैं। इसके बाद देखो ये क्वेश्चन आ गया, इनका कहना है कि आपका जो हेटेरोसाइक्लिक रिंग, एक स्टेरॉयडल कंपाउंड है हमारा, उसका नाम है डेनोजोल। पहले तो देखो डेनोजोल वही कहानी, कहां का रहने वाला है, क्या एड्रेस है इसका डेनोजोल का। डेनोजोल जो है हमारे हार्मोनल सिस्टम का ड्रग है, एंड्रोजन्स का ड्रग है, लेकिन एंड्रोजन का क्या है, इंपीडेड एंड्रोजन है। इंपीडेड का मतलब होता है आपका अपोज करने वाला। इंपीडेड एंड्रोजन जो हमारे टेस्टोस्टेरोन के इफेक्ट को कम करता है, इसको कहा जाता है इंपीडेड एंड्रोजन। एंटी एंड्रोजन्स जो है हमारे रिसेप्टर के एंटागोनिस्ट हैं, उसमें अपना साइप्रोट्रीन आता है, अपना फ्लूटामाइड, बाइक्लोटामाइड आते हैं हमारे, ठीक है, वो एंटी एंड्रोजन्स है, रिसेप्टर के एंटागोनिस्ट हैं। इसके अलावा एंटी एंड्रोजन है ये हमारा, अल्टीमेटली जो एंड्रोजन के इफेक्ट को कम करता है। उसमें जैसे आपके एंड्रोजन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट भी हो सकते हैं हमारे, अपना स्पाइनोलेक्टोन है या सिमिटडीन है, कीटाकोनाजोल है, ये लोग भी एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट देते हैं हमारे, ठीक है। तो ये डेनोजोल है। अब स्टेरॉयड रिंग तो इसमें थी साथ में बेटा, एक्स्ट्रा कौन सी रिंग है, देखो डेनोजोल जो होता है, इस डेनोजोल में आपका जो एजो दिख रहा है, एजो है, ठीक है, एजो है मतलब ये तो कंफर्म है कि भाई आपका नाइट्रोजन का रिंग है, ये चीज यहां से हम अप्रूव कर देते। अब सबसे पहले ऑप्शंस देखो, आप कभी भी देखना, जब कभी भी कोई इलेक्शन होता है, मान लो 4 फॉर्म डले हुए हैं और किसी को अगर विथआउट अपोजिशन इलेक्शन जीतना है ना, तो 3 कैंडिडेट को रिजेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें भी ऐसे क्वेश्चनों में यही करना है,
तीन कैंडिडेट को रिजेक्ट करना है, तीन कैंडिडेट को अपन को रिजेक्ट कर देना है। कैसे करोगे रिजेक्ट? यहां पर देखिए थिया वाला तो कभी आंसर हो नहीं सकता भाई साहब, क्यों? इसमें कहीं पर थिया है ही नहीं, ना थायो है ना मरकैप्टो, कुछ नहीं है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, अब यहां पर देखें, अब हमारे पास ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये देखो पायराजोल अपना नाइट्रोजन का रिंग है भाई, ये भी एजोल है, इमिडाजोल भी हमारा नाइट्रोजन का रिंग है, अल्टरनेट है, ये भी है, और आइसोऑक्सोजोल भी है। ठीक है, आइसोऑक्सोजोल है मतलब इसमें एक ऑक्सीजन है और एक नाइट्रोजन का रिंग है। अब यहां से तीन ऑप्शंस में हमारी फाइटिंग है भाई कि क्या होगा आंसर। ठीक है, तो इसमें आपका जो दिख रहा है ये OL बता रहा है कि भाई ऑक्सीजन जो है, ठीक है, एजोल है, एनेस्ट्रो जो डेनोजोल है, डेनोजोल में क्या होता है, आइसोऑक्सोजोल रिंग हमारा प्रेजेंट रहता है। एडिशनली क्या होता है, आइसोऑक्सोजोल। आइसोऑक्सोजोल रिंग बेटा जो हमारे बहुत सारे ड्रग्स में मिलता है, जैसे आपका कैश ऑन डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी मतलब क्लोक्सोसिलिन, ऑक्सोसिलिन, डाइक्लोक्सोसिलिन, ये हमारे क्या होते हैं, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में आते हैं। क्लोक्सोसिलिन, ऑक्सोसिलिन, डाइक्लोक्सोसिलिन इनमें भी रहता है। आपने पढ़ा होगा बेटा सल्फामेथोक्साजोल, सल्फामेथोक्साजोल पढ़ा है, सल्फामेथोक्साजोल इन लोगों में तो लिखा ही है ऑक्साजोल, तो ये भी इसमें भी रहता है अपना आइसोऑक्साजोल रिंग। ठीक है, तो याद रखना है अच्छे से, आइसोऑक्साजोल रिंग हमारा डिनोजोल में भी होता है। डिनोजोल में क्या होता है, आइसोऑक्साजोल रिंग हमारा प्रेजेंट रहता है, डिनोजोल में आइसोऑक्साजोल रिंग हमारा प्रेजेंट होता है, यहां पर फ्यूज हो जाता है आइसोऑक्साजोल। ऑक्साजोल क्या होता है, अल्टरनेट रहेगा ऑक्सीजन नाइट्रोजन, तो ऑक्साजोल है। अगर रेगुलर आ गया ना, तो जैसे रेगुलर वाला जो कहलाता है पायराजोल कहलाता है, अल्टरनेट वाला इमिडाजोल है, ऐसे ही इसमें है। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर मेक कार्बोनिल ग्रुप इन एसाइल कंपाउंड टू ससेप्टेबल टू न्यूक्लियोफिलिक अटैक। आपके पास में जो कार्बोनिल कार्बन्स होते हैं, तो ये कार्बोनिल कार्बन्स में आपको पता है यहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं, न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं। रीजन क्या होता है न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने का? द टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीजन टू एक्वायर इलेक्ट्रॉन्स इवन एट द एक्सपेंस ऑफ गेनिंग पॉजिटिव चार्ज। देखो इलेक्ट्रॉन अगर ये एक्सेप्ट करता है ऑक्सीजन, तो भाई इस पर निगेटिव चार्ज आता है ना, ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज आता है, इन्होंने क्या बोला, पॉजिटिव चार्ज, रॉन्ग है। द टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीजन टू एक्वायर इलेक्ट्रॉन इवन एट द एक्सपेंस ऑफ गेनिंग निगेटिव चार्ज, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। जब ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है, इस वजह से इस पर निगेटिव चार्ज आता है, तब भी इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, इस वजह से न्यूक्लियोफाइल अटैक होता है यहां पे पॉसिबल। टेंडेंसी ऑफ कार्बन टू लूज इलेक्ट्रॉन इवन एट द एक्सपेंस ऑफ गेनिंग निगेटिव चार्ज, कार्बन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो निगेटिव चार्ज नहीं पॉजिटिव आएगा, तो रॉन्ग है ही है। बट इलेक्ट्रॉन लूज क्यों कर रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन बहुत इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है, वो इससे इलेक्ट्रॉन खींच करके ले जा रहा है, तो एक्चुअली यहां ऑक्सीजन की पावर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कार्बन क्यों इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है। ठीक है ना, तो अपना बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जा रहा है। बी स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है, उसको पता है कि नेगेटिव चार्ज आ रहा है, फिर भी वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। इस वजह से ये फिनोमिना हमको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सॉरी एडिशन रिएक्शंस के देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, फिनॉल रिएक्ट्स विद क्लोरोफॉर्म। आपके पास में क्या है डियर, फिनॉल है। आपने फिनॉल का रिएक्शन कराया है CHCl3 के साथ में, क्लोरोफॉर्म के साथ में, इन एक्वस प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हो आप भाई, NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हो। तो क्या प्रोडक्ट मिलता है, तो NaOH CHCl3 से हमको क्या मिलता है, CCl2, यहां से हमको मिलता है डाइक्लोरोकार्बीन, जो कि फर्दर आपका यहां पे इसके साथ रिएक्शन करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और हमको देते हैं फॉर्मल अपना सॉरी सैल्सल्डिहाइड, सैल्सल्डिहाइड प्रोडक्ट देता है। सैल्सल्डिहाइड जिसको आप क्या बोलते हो, आप बोलते हो 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बोलते हो। कहीं है क्या ऑप्शन, देखो जरा, 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ये रहा 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है ना, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जा रहा होता है। बी ऑप्शन अपना यहां पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, रिप्लेसमेंट ऑफ द डाइजोनियम ग्रुप बाय हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर। आपके पास में क्या है, डाइजोनियम ग्रुप है, दैट इज, चलो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ले लेते हैं हम, है ना, N2+Cl- है हमारे पास में। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहां पे इसको हैलोजन के साथ रिप्लेस कर रहे हैं, लेकिन किसके साथ हमने रिएक्शन कराई, लेट्स सपोज, चलो X लगा देते हैं, X मींस हैलोजन हमने यहां पे रखा हुआ है, ठीक है ना, ये X हैलोजन है। चलो इसको साफ कर देते हैं थोड़ा और क्लियर,
ये हमने हैलोजन यहाँ पे लगाया, कोई भी एक्स है हमारे पास में, और हमने यहाँ पे यूज किया था कॉपर पाउडर का। देखो दो चीजें हैं हमारे पास, कॉपर पाउडर या फिर कॉपर का कोई भी हैलाइड है। तो हमने यहाँ पे यूज किया कॉपर पाउडर के साथ रिएक्शन कराई, एक्स के साथ रिएक्शन कराई कॉपर पाउडर के प्रेजेंस में, तो ये आपका बना हेलोबेंजीन। और ये रिएक्शन कैसी होती है, देखो इस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग गाटरमैन रिएक्शन। देखो ये रिएक्शन है गाटरमैन रिएक्शन। अच्छा, यहाँ पे कॉपर पाउडर की जगह अगर हम क्या यूज कर लेते, अगर हम यहाँ पे कॉपर का कोई हैलाइड ले लेते, कॉपर का हैलाइड ले लेते, तो उस केस में रिएक्शन हो जाती है सैंडमेयर रिएक्शन। हॉफमैन रिएक्शन क्या होती है, तो आपका अमाइड से आप कन्वर्ट करते हो किसमें, अमीन्स में। और गैब्रियल रिएक्शन जिसको आप गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन बोलते हो, तो ये क्या करता है आपका थैलामाइड रिएक्शन आपका है, थैलिक एसिड से आप कन्वर्ट करते हो किसमें, 1 डिग्री अमीन में। तो ये आपका रिएक्शन क्या हो गया, गाटरमैन रिएक्शन हो गई, करेक्ट आंसर आपका इसमें। ये हमारे पास में क्या है, गाटरमैन रिएक्शन है, जिसमें आप क्या करते हो कॉपर पाउडर का यूज करते हो और इसको कन्वर्ट करते हो आप किसी भी हैलोबेंजीन में। अगला क्या है, देखो यहाँ पे सैंडमेयर में हमने क्या बोला, सैंडमेयर के केस में हम लेते हैं कॉपर का कोई भी हैलाइड, सैंडमेयर के केस में हम लेते हैं कॉपर का हैलाइड। देखो यहाँ पे हमने क्या लिया, क्यूप्रस क्लोराइड लिया हुआ है। हॉफमैन रिएक्शन क्या होती है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन जिसको आप बोलते हो, डिग्रेडेशन रिएक्शन बोलते हो। तो यहाँ हम क्या करते हैं, अमाइड से कन्वर्ट करते हैं एमीन में, अमाइड का कन्वर्जन करते हैं एमीन में। और गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन जो होती है, ये क्या है अपने पास में, देखो थैलिमाइड है, थैलिक एसिड हम थैलिमाइड बना लेते हैं और थैलिमाइड कन्वर्ट करते हैं किसमें, 1 डिग्री अमीन में, 1 डिग्री अमीन में कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है, आइडेंटिफाई पेयर ऑफ C4 एपिमर्स। C4 एपिमर्स क्या होते हैं, तो देखो हमारे पास में ग्लूकोज और गैलेक्टोज की बात करेंगे, तो हमारे पास में ग्लूकोज, गैलेक्टोज और ग्लूकोज और मैनोज। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज ये क्या होते हैं, ये होते हैं C4 एपिमर, और ग्लूकोज और मैनोज ये क्या होते हैं डियर, ये होते हैं C2 एपिमर्स। आपसे क्या पूछा गया है, C4 एपिमर्स पूछा गया हुआ है। तो ये क्या है, ये क्या होता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज होता है, डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज रख दो ना, ये रहे देखो ए ऑप्शन में ही हमारे पास में है। फ्रक्टोज तो हो ही नहीं सकता, ये तो कीटोन डेरिवेटिव होते हैं। मैनोज C2 एपिमर होते हैं, ये C2 है। ग्लूकोज और जाइलुलोज तो आपका क्या हो गया, जाइलुलोज आपका राइबोज एराबिनोज इन सबके वाली कैटेगरी में आ जाया करता है, तो ये तो रॉन्ग है। आपका क्या आंसर हो गया, ग्लूकोज और गैलेक्टोज C4 एपिमर्स हो जाते हैं, ठीक है ना। C4 एपिमर्स ग्लूकोज और गैलेक्टोज है, देखो जरा एपिमर डायस्टीरोमर्स की कैटेगरी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, विच इज एन एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा इसमें से न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है, ज़िज़िबेबिन रिएक्शन। पहला ही क्या है भाई, आप रिएक्शन कराते हो जब पिरिडीन का किसके साथ में, NaNH2 सोडामाइड के साथ में रिएक्शन कराते हो, तो यहां से आपको क्या मिलता है, यहां से आपको 2 एमिनो पिरिडीन मिल जाता है, 2 एमिनो पिरिडीन मिलता है, और यहां से आपका NH2- ये अटैकिंग रिएजेंट होता है। दिस इज योर अटैकिंग रिएजेंट, और ये है क्या, एक न्यूक्लियोफिलिक है, यह एक न्यूक्लियोफाइल होता है। तो ये आपका क्या है, ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। गाटरमैन कोच रिएक्शन में क्या होता है आपका, आप रिएक्शन कराते हो बेंजीन की CO और HCl के साथ में, और आप क्या बनाते हो, बेंजल्डिहाइड बनाते हो। कोलवेज रिएक्शन क्या होता है, तो इलेक्ट्रोलिसिस हो गई आपकी भाई। और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस क्या होते हैं, यहाँ पे आपका ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं, है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं। तो रिएक्शन क्या हो गया आपका, ज़िज़िबेबिन रिएक्शन हो गई, जो हमने यहाँ पे लिखी हुई है। ये आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एम्फेटामिन का, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। एम्फेटामिन सबसे पहली चीज तो CNS ड्रग होती है, ऊपर से हमारी इनडायरेक्ट एक्टिंग एडिनर्जिक ड्रग भी होती है, नॉरेपेनेफ्रिन के रिलीज को भी बढ़ाती है। एम्फेटामिन जो है उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सरल है बेटा। एम्फेटामिन का क्वेश्चन है, अपन देखते हैं उसको। पहले एम्फेटामिन का स्ट्रक्चर बना लेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। देखो ये CH2 रहता है, यहाँ पर CH3 रहता है और NH2 रहता है। ये हमारे एम्फेटामिन का स्ट्रक्चर है। सबसे बड़ी चीज एम्फेटामिन का स्ट्रक्चर है, ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन ही, ये हमारा बीटा कार्बन है, ठीक है। ये एम्फेटामिन का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटाबॉलिक रिएक्शन टू कन्वर्ट 1 फिनाइल 2 प्रोपेनॉल मेटाबोलाइट वाया कीटोन फॉर्मेशन, मतलब कीटोन बनना है। अब कीटोन बनना है मतलब ये वाला जो अमीन है बेटा, यहाँ पे क्या होना है, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन होगा, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन होगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन जो हमारी बॉडी में कौन करता है, का माओ एंजाइम करता है। तो माओ एंजाइम ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन करेगा, लेकिन इसका नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें जो अल्फा पे मिथाइल ग्रुप है बेटा, वो इसको प्रोटेक्शन दे रहा है।
अल्फा पे अगर मिथाइल ग्रुप रहता है तो ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन होता है। ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन उन लोगों का होता है जिन लोगों के स्ट्रक्चर में क्या रहता है, इस तरीके से, जैसे हमारा आपका ये है नॉन एपिनेफ्रिन, सपोज ये CH2 है और NH2 है, ये है, इनका होगा, यहां पर इसमें आपका नहीं है। अगर अल्फा मिथाइल रहता है तो नहीं होगा। तो माओ एंजाइम से तो मेटाबोलाइज नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन नहीं होगा, ठीक है। ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन बिल्कुल हो सकता है इसकी मेटाबॉलिज्म के दौरान, बट माओ से नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जब ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन होगा तो अल्टीमेटली ये कीटोन बन जाएगा। यहाँ पर क्या बनेगा आपका, ये अमीन हट जाएगा और ये हमारा कीटोन बनेगा। तो अब यहाँ पूछ रहा है वो कैसे होगा, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन कैसे होगा। तो उसमें जो प्रोसेस है हमारी, कभी भी आपका यहाँ पे रिडक्शन है, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन के बाद यहाँ पे एसिड बनेगा, एसिड बन जाएगा। तो इसका क्या है, यहाँ पर आपका अल्टीमेटली जो प्रोसेस इन्वॉल्व होती है वो रिडक्शन इन्वॉल्व होता है, ठीक है। रिडक्शन इसका आंसर है। अब वो मैं पूरा इसका मेटाबॉलिज्म आपको एक्सप्लेन करके दिखा देता हूं कि जो हमारा इसका मेटाबॉलिज्म है वो कैसे होना है, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन होना है। तो रिडक्शन इसका आंसर है। यहाँ पे देखो हाइड्रोलाइसिस इसलिए नहीं होगा आंसर, देखो हमें ऑप्शन कैंसिल करना है। हाइड्रोलाइसिस आंसर नहीं होगा बेटा यहाँ पर, क्योंकि इसमें कहीं पर भी अपना एस्टर बॉन्ड नहीं है। हाइड्रोक्सिलेशन होता है, लेकिन यहाँ पे जो इन्होंने हमें वर्ड दिया है कि मेटाबॉलिक रिएक्शन में जो 1 फिनाइल 2 प्रोपेनॉल बनेगा, वाया किसके बनेगा, कीटोन के बनेगा। तो देखो कभी भी अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी हो तो एम्फेटामिन को तो ऐसे साइड में रख दो। एम्फेटामिन को कहां रख दो भैया, साइड में रख दो। ये दुनिया जानती है, बच्चा बच्चा जानता है भाई साहब, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला। कीटोन का ऑक्सीडेशन करोगे भाई साहब एसिड बनेगा, कीटोन का रिडक्शन करोगे भाई साहब अल्कोहल बनेगा, काम खत्म है। इसमें ना तो हमें एम्फेटामिन से मतलब था, ना मेडिसिनल केमिस्ट्री से मतलब था। एक छोटा सा क्वेश्चन था कि भाई आप बोल रहा है वो कीटोन से अल्कोहल कैसे बनता है, बस इतना सा क्वेश्चन है तुम्हारा। कीटोन से अल्कोहल कैसे बनता है भाई, कीटोन से अल्कोहल जो बनता है भाई साहब रिडक्शन से बनता है, बात खत्म थी वहीं पे। ना हमें एम्फेटामिन ना कुछ, भाई ये जनरल कॉन्सेप्ट था पूरा हमारा। तो इसका आंसर सीधा सीधा क्या था, सी आंसर था। आप मेटाबॉलिज्म देख सकते हो, इंपॉर्टेंट है ये मेटाबॉलिज्म। यहां पर देखिए एम्फेटामिन का स्ट्रक्चर सब बच्चे को आना चाहिए, ठीक है। ये हो गया एम्फेटामिन का स्ट्रक्चर। एम्फेटामिन में क्या क्या पाथवे हो सकते हैं, देखो सबसे पहला पाथवे यही वाला जो अपन को पूछा गया, ये कीटोन बन गया बेटा। यहां पर देखो फिनाइल एसीटोन बन गया। ये कैसे बना कीटोन हमारा, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन हुआ। ये ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन से अपना कीटोन बन गया, अमीन हट गया। अब इस कीटोन से क्या हुआ भाई, यहां पर ऑक्सीडेशन हो गया, तो ये बेंजोइक एसिड बन गया हमारा। फिर इसका ग्लाइसिन का कॉन्जुगेशन होता है, जो फेज 2 रिएक्शन होती है, ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन होगा, हिप्यूरिक एसिड बन गया, ये यूरिन में एक्सक्रीट हो जाता है। ये मेटाबॉलिज्म का पाथवे रहता है इसका। दूसरा यहां पर देखिए, अगर मान लो ये आपका यहां पर हाइड्रोक्सिलेशन भी हो सकता है, इसका हाइड्रोक्सिलेशन हो गया, 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल एसीटोन बन गया, ये भी मेटाबोलाइट है। कई बार इसका यहां पर क्या होगा, इस पर अपना डिहाइड्रो, यहां पर जो होगा रिडक्टेज एंजाइम काम करेगा, इसका रिडक्शन हो जाएगा, तो यहां पर ये अल्कोहल बन जाएगा। क्या बनेगा हमारा, अल्कोहल बन जाएगा। तो वो आपका जो क्वेश्चन में दिया था वो यही था क्वेश्चन हमारा। इसके अलावा इसमें अगर यहां पर अपन CH3 ऐड कर देते हैं तो नॉरएफेड्रिन कहलाता है, फिर से इसका 4 हाइड्रोक्सिलेशन हो जाएगा, ये बन गया आपका। इसका डायरेक्ट भी 4 हाइड्रोक्सिलेशन हो सकता है। तो ये मेटाबॉलिज्म के इसके डिफरेंट डिफरेंट पाथवे है। सबसे मेन पाथवे यही होता है, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन बनेगा, यहाँ पे आपका कीटोन बनेगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, एसिड बन जाएगा, और हिप्यूरिक एसिड बन गया ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन से। कई बार इस कीटोन का रिडक्शन हो जाता है, अल्कोहल बनेगा, फिर अल्कोहल का फिर ऑक्सीडेशन किया जाता है, फिर एसिड में कन्वर्ट किया जाता है, थोड़ा सा पाथवे लॉन्ग हो जाता है और फर्क कोई नहीं पड़ता। ऐसे ही सेम मेटाबॉलिज्म अपन पढ़ते हैं नॉन एपिनेफ्रिन का भी पढ़ते हैं, उसमें भी यही होता था सेम। तो ये अच्छे से याद रखेंगे। और एफेड्रीन जो है, अगर इसमें यहाँ पे CH3 लगा दोगे बेटा तो वो एफेड्रीन बन जाएगा, यही आपका एफेड्रीन बन जाता है। तो इनके मेटाबॉलिज्म को अच्छे से याद रखेंगे। और जो क्वेश्चन था आपको दिखाया, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, उसमें कुछ भी नहीं था। अगला क्वेश्चन हमारा आया है, ये क्वेश्चन भी एकदम इजी क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पर लिखा है पॉपुलर कॉमन नेम ऑफ बायोएक्टिव कंपाउंड, इसमें एम हाइड्रोक्सी फिनाइल है, ट्राई मिथाइल अमोनियम है। यहीं से हम काम इसको निपटाएंगे। ट्राई मिथाइल अमोनियम है मतलब क्वाटरनरी नाइट्रोजन है। क्वाटरनरी नाइट्रोजन किस किस में रहता है, जब अपन पढ़ते हैं ना कभी भी कोलिनेस्टेज एंजाइम इनहिबिटर जो कार्बामेट्स होते हैं, तो हमें पता है कि उसमें फाइसोस्टिग्मीन और जो हमारे रिवास्टिग्मीन होते हैं, ये एक पाली में खड़े होते हैं। ये अपने जो होते हैं लिपिड सॉल्युबल होते हैं, इनमें क्वाटरनरी नहीं होता। और जो हमारा नियोस्टिग्मीन है और जो अपना पायरिडोस्टिग्मीन है,
इन लोगों में क्या होता है, क्वाटरनरी नाइट्रोजन होता है। ये हमारे कैसे होते हैं, अपने आपके नॉन पोलर नेचर के होते, सॉरी पोलर नेचर के होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, ये हम जानते हैं अच्छे से। तो अगर सीएनएस की समस्या है तो भैया अपन पीआर को बुला लेंगे, फाइसोस्टिग्मीन रिवास्टिग्मीन को। अगर आपकी स्केलेटल मसल्स की समस्या है, ठीक है, तो वहां अपन किसको बुलाएंगे, एनपी को बुलाएंगे, नियोस्टिग्मीन को और पायरिडोस्टिग्मीन को। अब बात आ रही है सर हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, आप ये ज्ञान क्यों दे रहे हैं हमें, हमें इससे क्या फायदा होगा। अरे दे रहा हूं ज्ञान, उससे थोड़ा सा फायदा होगा। अब देखो पायरिडोस्टिग्मीन लिखा है, मतलब आपका पायरिडीन रिंग रहेगा, इसमें पायरिडीन रिंग रहेगा। भाई साहब ऊपर देखिए कहीं पायरिडीन रिंग लिखा है, नहीं लिखा। कार्बामेट तो है, अमोनियम लिखा है, मतलब क्वाटरनरी वाला है, तो फाइसोस्टिग्मीन रिवास्टिग्मीन अलग हो जाते हैं, ठीक है। अब बचा हमारा नियोस्टिग्मीन और पायरिडोस्टिग्मीन। अगर ये पायरिडोस्टिग्मीन होता ना तो क्या होता है, इसमें पायरिडीन रिंग होता, ऑप्शन में कहीं है ही नहीं वो हमारा, तो बचा क्या, नियोस्टिग, ये पायरिडोस्टिग्मीन वैसे ही हट गया, ये तो वैसे ही चले गए, ठीक है। अब बचा क्या, नियोस्टिग्मीन। नियोस्टिग्मीन के स्ट्रक्चर में ट्राई मिथाइल अमोनियम ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ए आंसर हमारा सही होगा। नियोस्टिग्मीन की बात करें अगर हम, तो देखिए ये हमारा एनएम रिसेप्टर पर एज ए एगोनिस्ट भी काम करता है, मतलब जैसे अपन एडिनर्जिक में पढ़ते हैं ना मिक्स्ड एक्टिंग इफेक्ट्रीन, ऐसे ये भी है, साथ में कोलिन एंजाइम को इनहिबिट कर रहा है, तो एसिटाइल कोलिन के कंसंट्रेशन को भी बढ़ा रहा है, तो ये ध्यान रखना है। नियोस्टिग्मीन सीधा सीधा इसका आंसर है हमारा, देख सकते हैं ये नियोस्टिग्मीन रहता है, डाई मिथाइल रहता है इसमें, और ये नियोस्टिग्मीन। और फाइसोस्टिग्मीन में क्या है भाई, हमारा फाइसोस्टिग्मीन में इंडोल रिंग रहता है, इसमें मोनोमिथाइल रहता है। ये पायरिडोस्टिग्मीन है, देखो ये लगा है पायरिडीन रिंग, तो इससे आपको याद रखना अच्छे से। अब आता है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन आपका सेफेलोस्पोरिन से। आजकल सेफेलोस्पोरिन से मतलब पहले तो ऐसा नहीं होता था, मतलब अब तो बिल्कुल सेफेलोस्पोरिन की जनरेशन से अंदर से क्वेश्चन आने लगा, ठीक है। तो सेफेलोस्पोरिन का ये क्वेश्चन है हमारा, जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में आता है। सेफेलोस्पोरिन के अपन को पता है फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड और फोर्थ जनरेशन से, और फिफ्थ तक आ चुकी है अब तो हमें जनरेशन वाइज भी क्लासिफिकेशन करना होता है। जैसे मोनोसेफ है, सिप्ट्रिक्सोन है, थर्ड जनरेशन है, ये आपको पता होना चाहिए। सिपिक्सिम, सिपोडॉक्सिम, ये सबसे कॉमनली हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि ये सेफेलोस्पोरिन में 5-थियो 1 2 3 4 टेट्राजोल, देखो अब आ गई टेट्राजोल रिंग। ये टेट्राजोल जो रिंग होती है, ये जो टेट्राजोल रिंग है, ठीक है, अटैच रहता है इसमें। हेट्रोसाइक्लिक न्यूक्लियस जो रहता है हमारा बीटा लैक्टम रिंग, उससे अटैच रहता है। वो किस में अटैच रहता है, ठीक है। अब एक चीज बताना मुझे आप लोग, मतलब अभी हम एक चीज पढ़ रहे थे अपन लोग कि ये जो एजोल है, एजोल की जो कहानी है वो हमको बताता है कि नाइट्रोजन का रिंग होता है। अब एजोल से रिलेटेड नाम कौन सा है इसमें से, देखो सिफाजोलिन है, ठीक है, इसमें भी एजोल लगा हुआ है, ठीक है। आपका इसके बाद सिफा मेंडोल लिखा हुआ है, ठीक है, सिफा मेंडोल लिखा है, ये देखो इसमें तो नहीं होगा, ये दोनों नहीं होंगे। अब बचा आपका ए और बी ऑप्शन, ठीक है। अब क्योंकि एजोलिन लिखा है, अब एजोलिन है, इसमें आपका जो है यहां पर थिया भी लिखा हुआ है, थिया वाला नाम तो किसी में आ नहीं रहा है। तो सिफा मेंडोल जो है, ये जो रहता है इसमें आपकी टेट्राजोल रिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये एम जो है आपका मरकैप्टो, मरकैप्टो जो इंडिकेट करता है वो सल्फर को, तो सीधा सीधा आंसर इसका बी आंसर है हमारा। क्या आंसर है, बी। इसको अपन ये बोल सकते हैं कि भाई ये टफ क्वेश्चन था, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को टफ बोल सकते हैं। यहां पर देखिए हमारा सल्फर के साथ लगा है मिथाइलिन ब्रिज है, और टेट्राजोल रिंग लगी है, ठीक है। सिफाजोलिन जो होता है उसमें भी आपकी एजोल रिंग है, लेकिन आपको वहां पर जो है बीटा लैक्टम रिंग है, वहां थिया डायाजोल रिंग है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिंग दी है बेटा इसमें, ये थिया डायाजोल रिंग ने भी बहुत काम कर रखा है। थिया डायाजोल रिंग, ये थिया डायाजोल रिंग पता कहां कहां होती है, ये अच्छे से ध्यान रखना। एक हमारे टीमोलॉल, ये भी जीपैट में आ चुका है। टीमोलॉल जो बीटा ब्लॉकर होता है नॉन सिलेक्टिव, इसमें मार्फोलिन रिंग होती है, थिया डायाजोल रिंग होती है, ठीक है। थिया एक सल्फर, 2 नाइट्रोजन है। इसके अलावा एसिटाजोलामाइड जो होता है हमारा आपका कार्बोनिक एनाइड्रेज इनहिबिटर है डायरेटिक्स, उसमें भी थिया डायाजोल रिंग होती है, और इसमें भी रहती है सिफाजोलिन में, ठीक है। सिपोक्सिटीन जो होता है इसमें डायरेक्ट कोई ऐसी रिंग नहीं रहती है, सिपाड्रोक्सिल में भी आपका नहीं रहता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि ये यूनिक टाइप के हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज अ डाइपोल मोमेंट। कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका डाइपोल मोमेंट होगा। देखो हमारे पास में क्या है, कार्बन डाइसल्फाइड, ये ले लिया हमने सबसे पहले। भाई इसका क्या होता है, डाइपोल मोमेंट 0 होता है। हम CH4 की बात करते हैं। अब क्योंकि आपके पास में CH4 है, चारों हाइड्रोजन्स एक ही पावर वाले हैं, इसका डाइपोल मोमेंट कितना आता है, 0 आता है। आप CO2 की बात करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका जो डाइपोल मोमेंट है दैट विल बी इक्वल्स टू 0। लेकिन जो CHCl3 है भाई, यहां पे एक क्लोरीन लग गया हुआ है,
तो इसका डाइपोल मोमेंट कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। तो आपके पास क्या पूछा है, विच हैज डाइपोल, तो हैज में क्या आ जाएगा, CH Cl3। इन सबका तो 0 है, बट CH Cl3 क्लोरोफॉर्म का डाइपोल कुछ ना कुछ होता है, डाइपोल मोमेंट उसका कुछ ना कुछ होगा। क्वेश्चन नंबर 59, द C2 एपिमर ऑफ डी ग्लूकोज इज, तो डी ग्लूकोज का C2 एपिमर अभी अभी हमने बात किया था, क्या होता है, डी मैनोज होता है, डी मैनोज होता है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है आपको। तो फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर आप देखते हैं तो आपके पास में इन जनरल क्या है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, देन मिथाइल आता है। तो चलो ये ऑप्शन इतना तो एक लाइन में है, डिफरेंट क्या है, एलिल है। एलाइल जो होता है ये क्या होता है भाई, ये कॉन्जुगेशन वाले होते हैं। एलाइल आपके रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होते हैं। ये आपका क्या होता है, एलाइल रेडिकल है। और एलाइल रेडिकल क्या होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, जिस वजह से हम बोलते हैं कि इसकी तो स्टेबिलिटी सबसे मैक्सिमम होती है। एलाइल आपका सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, देन आपका 3 डिग्री आएगा, देन 2 डिग्री आएगा, देन 1 डिग्री आएगा, देन मिथाइल रेडिकल्स आते हैं। तो एलाइल एक ही जगह में सबसे आगे था, देन 3 है, देन 2 है, देन 1 है, देन मिथाइल है। तो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहां पे डी वाला क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। यहां हम बात क्या कर रहे हैं, कॉन्जुगेशन, दैट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज वाले रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, रेजोनेंस वाले सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे। चलो ये सारे स्टेटमेंट्स आपका, फ्री रेडिकल के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, हाइब्रिडेशन sp2 होता है, स्ट्रक्चर प्लेनर है, होमोलिटिक फिजन से रेडिकल्स बनते हैं, और ये पैरामैग्नेटिक होते हैं क्योंकि इनके पास ऑड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कार्बोकेटाइन में 6 इलेक्ट्रॉन है, sp2 हाइब्रिडेशन प्लेनर है, हेटेरोटिक क्लीवेज से बनता है, डायमैग्नेटिक क्योंकि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कार्बोनाइन में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, sp3 है आपका पिरामिडल और प्लेनर होते हैं, ये हेटेरोलिटिक और डायमैग्नेटिक होते हैं। ये अलग अलग केसेस आ जा रहे हैं, ठीक है ना, ये अलग अलग केसेस आपके आ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 61, आइसोक्विनोलिन ऑन ट्रीटमेंट विद ओलियम। आपके पास में क्या है, देखो आइसोक्विनोलिन है इस बार, ये रहा आइसोक्विनोलिन का आपने ट्रीटमेंट किया है कितने डिग्री पर, 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर सल्फोनेशन, ओलियम मतलब सल्फोनेशन करा रहे हो, क्या होता है H2 सल्फोनेशन कराने जा रहे हैं ना आप, सल्फोनेशन करा रहे हैं, H2S2O7 जिसको आप क्या बोलते हो भाई, ओलियम बोलते हो। ओलियम के प्रेजेंस में आपने रिएक्शन कराई, तो देखो आइसोक्विनोलिन जो होता है इसका जो ESR, ये आपका क्या ESR रिएक्शंस होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 5th और 8th पोजीशन पर होते हैं। 5th वाला मेजर प्रोडक्ट बनता है। तो आपको देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो या तो आपका 5 पर सल्फोनिक ग्रुप लगेगा या तो 8th पर लगेगा। प्रोडक्ट्स देखते हैं क्या बना रहा है इन्होंने, आइसोक्विनोलिन 3 सल्फोनिक एसिड, देखो 3 तो बन ही नहीं सकता। आइसोक्विनोलिन 5 सल्फोनिक एसिड, हाँ जी ये बनेगा और ये मेजर भी बनेगा। आइसोक्विनोलिन 6 सल्फोनिक, ये नहीं बनता है। आइसोक्विनोलिन 7 नहीं, ये नहीं बनता है। ESR ऑफ क्विनोलिन, ESR आइसोक्विनोलिन की बात करो चाहे क्विनोलिन की बात करो, कहां पर होता है, 5th और 8th पर होते हैं, जिसमें से 5th क्या होता है, मेजर होता है, मेजर होता है। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे करेक्ट हो जाएगा, दैट इज आइसोक्विनोलिन 5 सल्फोनिक एसिड आपका करेक्ट हो जाएगा, 5 सल्फोनिक एसिड करेक्ट हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे सारे इसके रिएक्शंस भी दिए गए हुए हैं। आपने क्या बोला, 5 पर आपने इनके रिएक्शंस करा लिए हुए हैं, ठीक है ना, 5 पर आपने रिएक्शंस करा लिए हुए हैं। KMnO4 के साथ रिएक्शन करा तो आपने क्या हुआ, देखो रिंग क्लीवेज हो जाता है, बेंजीन रिंग टूट जाएगी आपका, और क्या बनता है, बेंजीन रिंग तोड़ करके आप क्या बना लेते हो यहाँ पे, थैलिक एसिड। एक मिनट, थैलिक कहाँ भाई, आपने थैलिक नहीं बनाई यहाँ पे, ये तो क्या है, ये आपका पिरिमिडीन आपका पिरिडीन का डेरिवेटिव हो रहा है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे होता है, सेकंड पर होता है, क्योंकि ये आपका सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। जो दिया अब, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आइकोसोनाइड जो हम पढ़ते हैं ना कि मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड होता है, उस पे अपना फास्फोलाइपेज A2 एंजाइम काम करता है, अरेकिडोनिक एसिड बन जाता है, उससे हमारे क्या बनते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन बन जाता है, ल्यूकोट्राइन्स बन जाता है, ठीक है, और आपका क्या बनता है यहाँ पे, थ्रोम्बोक्सिन। जब ये बनते हैं दोनों तो कॉक्स एंजाइम काम करता है, ल्यूकोट्राइन्स बनता है तो लॉक्स काम करता है, लॉक्स इनहिबिटर जेलुटिन होता है, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर के एंटागोनिस्ट मोंटेलुकास्ट और जाफेलुकास्ट होते हैं। मोंटेलुकास्ट में बेटा याद करके रखना, क्विनोलिन प्रेजेंट होती है, ठीक है, और यहाँ पे कॉक्स एंजाइम इनहिबिटर में हमारे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स आते हैं। फास्फोलाइपेज A2 इनहिबिटर कौन होता है, अपना
कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होता है, ये सब आपको आता होगा। अब यहाँ पे बात ये है, कभी जैसे क्वेश्चन पूछ ले कि प्रोस्टाग्लैंडिन किसका डेरिवेटिव है, तो याद रखना डेरिवेटिव प्रोस्टेनोइक एसिड का है। बनता किससे, प्रिकर्सर क्या है, अरेकिडोनिक एसिड है। मतलब पिताजी का नाम क्या है, अरेकिडोनिक एसिड। प्रिकर्सर समझते हो, एक स्टेप ऊपर का होता है प्रिकर्सर, पिताजी है उसके, फादर है वो, ठीक है। अरेकिडोनिक एसिड से प्रोस्टाग्लैंडिन बना, टायरोसिन से क्या बना हमारा, कैटेकोलामीन्स बना, ठीक है। आपका हिस्टाडीन से हिस्टामीन बना, ट्रिप्टोफान से क्या बना, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामीन। तो ये सभी प्रिकर्सर्स हैं। डेरिवेटिव वो होता है जो उसी के जैसे मिलता जुलता होता है, ठीक है। तो आइकोसोनाइड्स का मतलब ही होता है 20 कार्बन। क्या होते हैं, 20 कार्बन। सीधा सीधा आंसर हमारा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कॉन्जुगेशन ऑफ द ड्रग इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ठीक है। कॉन्जुगेशन ऑफ ड्रग, देखो कॉन्जुगेशन ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म, ये मेटाबॉलिज्म का क्वेश्चन है बेटा, ड्रग मेटाबॉलिज्म का क्वेश्चन है। उसमें अपन देखते हैं मेटाबॉलिज्म का रिएक्शन होता है, एक बेटा फेज 1 रिएक्शन होता है हमारा, जो पहले होता है, और दूसरा होता है फेज 2। कई ड्रग्स ऐसी होती है डायरेक्ट फेज 2 फॉलो कर लेती हैं, तो आपको डिपेंड करता है ड्रग के स्ट्रक्चर पर। फेज 1 में जो आता है हमारा, मैं ऐसे याद करे हूं, ORH आता है, और फेज 2 में क्या क्या आता है, यहाँ पे ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेशन, ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन आता है, ठीक है। आपका सल्फेट कॉन्जुगेशन आ जाएगा, एसिटाइलेशन आता है, और मिथाइलेशन आता है। ये हमारे फेज 2 रिएक्शंस होते हैं। फेज 2 रिएक्शंस जो है उनको जनरली हम लोग कॉन्जुगेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, कॉन्जुगेशन रिएक्शन। तो और यहाँ पर जो है ये ऑक्सीडेशन है, ठीक है, ये हमारा रिडक्शन है, और ये आपका हाइड्रोलाइसिस है, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन के अंदर 3 पार्ट रहते हैं, उसमें डीएमिनेशन आता है जो ड्रग्स में होता है, डी अल्काइलेशन आता है, और हाइड्रोक्सिलेशन आता है। सबसे कॉमन जो पाथवे है ड्रग के मेटाबॉलिज्म का, अगर कोई कॉमन पूछे ना, तो ये आपका फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन फेज 1 होते हैं, फेज 2 कॉन्जुगेशन कहलाते हैं। तो सबसे कॉमन अगर ड्रग का पूछा जाए तो आंसर क्या है, ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन के अंदर क्या है, डी अल्काइलेशन, डीएमिनेशन, हाइड्रोक्सिलेशन। ज्यादा ड्रग्स में यही होता है। अभी एम्फेटामिन में क्या हो रहा था, हाइड्रोक्सिलेशन हो रहा था, ठीक है, तो डीएमिनेशन हो रहा था उसमें भी, तो वो ऑक्सीडेशन ही है हमारा, ठीक है। तो यहां से आपको रिडक्शन है, आपका हाइड्रोलाइसिस, ये हमारी क्या होती है, फेज 1। अब यहां देखिए ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेशन फेज 2 है, सल्फेट फेज 2 है, ठीक है। आपका मिथाइलेशन भी हमारा फेज 2 है, हाइड्रोलाइसिस हमारा फेज 1 है, ये अपना फेज 1 में आएगा। तो आंसर क्या था इसका, सी, क्योंकि एक्सेप्ट लिखा है उन्होंने, तो अपना सीधा सीधा आंसर सी होगा। इसको ध्यान रखोगे अच्छे से। ये हो गया, ये बहुत सारे लिखे, देखो वही लिखा है यहाँ पर कि जो आपके फेज 2 है उनको कॉन्जुगेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसमें ग्लूकोनाइड है, आपका ग्लाइसिन है, सल्फेट है, ग्लूटाथियोन है, एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो है वही लिखा है पूरा, देखो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस। ऑक्सीडेशन के अंदर डी अल्काइलेशन, डीएमिनेशन, और हाइड्रोक्सिलेशन, ठीक है। ये है हमारे, ये लिखा देखो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ये सब है। रिडक्टिव, हाइड्रो, ये आपके ड्रग्स के मेटाबॉलिज्म में यूज होते हैं। तो इनको अच्छे से याद रखोगे आप, ठीक है। कर पाओगे याद कि नहीं सर, हम नहीं कर पाएंगे, कर लेना बेटा, बहुत सरल है। इसके बाद है पोटेंशियल ऑफ द कैलोमल इलेक्ट्रोड। देखो कैलोमल इलेक्ट्रोड कभी भी देखो तो एक चीज हमेशा याद रखना, Hg2Cl2 वाला है, और ये हमारा क्या रेफरेंस इलेक्ट्रोड के जैसे काम करता है। सिल्वर क्लोराइड हो गया, कैलोमल हो गया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड का काम करते हैं। मतलब इनका जो पोटेंशियल होता है वो चेंज नहीं होता, वो फिक्स रहता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है पोटेंशियल ऑफ कैलोमल इलेक्ट्रोड किस पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ द पोटेशियम क्लोराइड, KCl यहाँ पे अपना जो रहता है इसका सॉल्यूशन यूज करते हैं अपन, उस पर डिपेंड करता है। तो सीधा सीधा आंसर इसका क्या होगा, ए आंसर हमारा सही होगा। ए आंसर इसका एकदम करेक्ट है भाई, ध्यान रखना है, ए ऑप्शन, ठीक है। ये हमारा कैलोमल इलेक्ट्रोड होता है। कैलोमल इलेक्ट्रोड में HgCl2 को हम यूज करते हैं। सॉल्यूशन जो रहता है 1 नॉर्मल KCl का सॉल्यूशन होता है, याद रखना है। यहाँ पर लिखा हुआ है आपका, ये क्वेश्चन है हमारा, एक्सपोज टू कार्बन मोनोऑक्साइड द बेस पिगमेंट ऑफ द, ये देखो ये बच्चों का क्वेश्चन है, आप पढ़ते होगे कई बार, अपन खुद ही लिखते हैं, मेटाबॉलिज्म होती है CYP450। ये 450 एक्चुअल में है क्या, वेवलेंथ है बेटा, ये 450 नैनोमीटर है। सबसे कॉमन ड्रग मेटाबॉलिज्म क्या होता है, CYP3A4 होता है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है आपको, CYP3A4। तो यहाँ पे सीधा जो आपका 450 लिखा है, 450 लिखा है, यही आपको इंडिकेट कर रहा है हमारा 450 नैनोमीटर। ये पिगमेंट है, कलर देगा, तो कलर साइटोक्रोम का मतलब भी कलर होता है बेटा, तो वो कलर कब आता है, 450 नैनोमीटर। तो इसको इसलिए 450 वर्ड हम लोग यूज करते हैं, सीधा सीधा। 450 जो है वेवलेंथ भाई आपका है, जो हीम रहता है हमारा, हीम प्रोटीन रहता है, उसी पॉइंट पर एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में पूछा है बेटा, यहां से बैकग्राउंड करेक्शन होता है यूजिंग अ सिंगल हेलो कैथोड लैंप
ये सोर्स होता है रेडिएशन का। पल्स बिथा लो करंट देना हाई करंट। पल्स जानते हो, हमारी हाथ की पल्स जानते हो, नाड़ी देखते हैं ऊपर नीचे होता है ना अपना, तो पल्स जो आता है हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, इनके डिफरेंस को पल्स प्रेशर बोलते हैं। ये ऊपर नीचे हो रहा है, करंट ज्यादा है कम है, करंट ज्यादा है कम है, करंट ज्यादा है कम है, ये जो चीज होती है ये आपको इसको क्या कहते हैं हम, ठीक है। देखो कंटिन्यूअस तो बोल नहीं सकते इसको भाई, क्योंकि अब वो अप डाउन हो रहा तो कंटिन्यूअस कैसे कहलाएगा, ठीक है। आपका जो होगा इसको बोलते हैं अपन स्मिथ-हेटजी बैकग्राउंड करेक्शन। ये साइंटिस्ट है, इन्होंने ये डेवलप किया था। तो सीधा सीधा ये आंसर अपना ए आंसर हमारा इसका सही है। ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। ध्यान रखना है इसको अच्छे से कि ये आपका रहता है। इसमें देखो अलग अलग टाइप के होते हैं। कंटिन्यूअस में क्या होता है भाई, कंटिन्यूअस सोर्स रहेगा, ठीक है, और प्रॉपर वो हमको सिग्नल देता रहेगा। जीमैन इफेक्ट जो होता है ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे स्प्लिट करता है स्पेक्ट्रल लाइंस को, ठीक है। और हेलो कैथोड लैंप हम यूज करते हैं, नॉट अ स्पेसिफिक मेथड फॉर बैकग्राउंड करेक्शन इसमें, लेकिन हम स्मिथ करेक्शन को यूज कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है आपको अच्छे से। आगे बात करते हैं, ये क्वेश्चन आता ही है भाई आपका, देखिए 24 में भी आ गया क्वेश्चन, ये वुडवर्ड-फेसर रूल का है। वुडवर्ड-फेसर रूल में भी बेटा जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो किसके आ रहे हैं, हाइड्रोकार्बन के ही आ रहे हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये वाला कंपाउंड, ये ए रिंग है, ये बी रिंग है, मतलब हेट्रोसाइक्लिक है। हेट्रोसाइक्लिक अगर कंपाउंड है अपना बेटा तो उसकी बेस वैल्यू कितनी पढ़ते हैं, 250 नैनोमीटर पढ़ते हैं। अब इसको आपको क्या करना है, मैं ऐसे इसको कवर कर देता हूं। अब जितनी क्रॉसिंग हुई देखो 1 2 अपना 3 4, तो 20 मार्क्स इसके ऐड हो जाएंगे, 20 नैनोमीटर ये हो गए। हमारे रिंग रेसिड्यू है हमारे 3 इसमें, और एक हमारा एल्काइल सब्स्टिट्यूशन है तो उसका भी वैल्यू 5, तो इसलिए अपन ने 20 ऐड कर दिया, ठीक है। ये तीन, ये देखो इसी पे लिख सकते हो 5 नैनोमीटर, इसका 5 नैनोमीटर, इसका 5 नैनोमीटर, और ये एल्काइल का भी 5 नैनोमीटर, तो हमने 20 लिख दिया। अब देखो इसको ए रिंग के रिस्पेक्ट में बी में कोई एक्सोसाइक्लिक है नहीं है, बी के रिस्पेक्ट में ये एक्सोसाइक्लिक है, तो एक अपना एक्सोसाइक्लिक है 5 नंबर इसकी, तो आंसर हो गया 240 नैनोमीटर। अब बच्चे एक्सोसाइक्लिक को लेके बहुत परेशान रहते हैं। एक्सोसाइक्लिक पहचानने का केवल एक तरीका है बेटा, जो ये तरीका, ये डायग्राम आपको ले जाएगा एक्सोसाइक्लिक। कोई भी बॉन्ड ऐसा अगर दिखे किसी रिंग के रिस्पेक्ट में, ऐसा दिखता है, ये सब एक्सोसाइक्लिक है, देख लीजिए। ये सर रिंग के रिस्पेक्ट में ये ऐसा वाला दिख रहा है ना आपको, तो एक्सोसाइक्लिक। ये वाला नहीं है, रिंग से दूर है, ये एक्सोसाइक्लिक नहीं है। हाँ, अगर मैं एक रिंग यहां और बना दूं तो ये इस रिंग के रिस्पेक्ट में ये एक्सोसाइक्लिक हो जाएगा, तो उसका जब आप निकालोगे ना तो फिर आपका 5 और जुड़ जाएगा इसमें, समझ रहे हो आप। तो ये एक्सोसाइक्लिक है, उसको पहचानने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। सीधा सीधा आंसर हमारा क्या होगा, 240 नैनोमीटर अपना आंसर इसमें रहने वाला है। तो ये बहुत अच्छे से याद रखेंगे आप, ठीक है। आगे बात करते हैं, 68 क्वेश्चन है हमारा। 68 जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखें अगर हम, तो 68 जो क्वेश्चन होता है हमारा, ये आपको यहाँ पे पूछ रहे हैं बैक टाइट्रेशन। बैक टाइट्रेशन क्या होता है, एक ऐसा टाइट्रेशन होता है कि जिसमें क्या होता है, हमारा जो भी एनालाइड है मान लो हमारा ये, इसमें हम रेफरेंस कंपाउंड को एक्सेस में ऐड करते हैं। एक्सेस में ऐड कर दिया, इससे रिएक्शन हो गया, और उस स्टैंडर्ड का जो रिमेनिंग अमाउंट अब बच गया उसको एक दूसरे अपने स्टैंडर्ड से करते हैं। मतलब इसमें 2 रिएक्शन होती है, पहले यहां और फिर यहां, डबल रिएक्शन होती है इसमें। पहले अपन ने हमारा रेफरेंस जो स्टैंडर्ड है, टाइट्रेंट है, उसको एक्सेस में ऐड कर दिया, पूरा मिला दिया बीकर में, अपन ने ब्यूरेट से नहीं किया, इकट्ठा ऐड कर दिया। अब मान लो वो आपका 70 ml रिएक्ट कर गया, 30 ml सपोज हमारा बच गया, तो उस 30 ml को लेके हमने उसको टाइट्रेट कर दिया एक दूसरे स्टैंडर्ड से। तो 2 टाइट्रेशन इसमें होते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए आपको पूछा गया है कि ये कब यूज करते हैं बैक टाइट्रेशन। देखो बैक टाइट्रेशन तब यूज करना होता है जब रिएक्शंस वगैरह हमारी स्लो होती है, तो मतलब ये सही है, ठीक है। ये अपन यूज करते हैं कि जब वो स्टेबिलिटी नहीं रख रहा है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, तो यूज करते हैं। और इसमें एक्सेस में हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को यूज करते हैं, डबल रिएक्शन होती है इसमें हमारी, तब हम इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं फॉलोइंग अबाउट बैक टाइट्रेशन इज ट्रू एक्सेप्ट लिखा है, मतलब आपको गलत बताना है। तो देखिए अगर रिएक्शन फास्ट हो रहा है तो बैक टाइट्रेशन की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर प्रॉपर कलर बन रहा है तो भी कोई जरूरत नहीं है हमें। हमें बैक टाइट्रेशन की याद कब आती है, जब भाई रिएक्शन स्लो हो रहा है, कलर प्रॉपर डेवलप नहीं हो रहा है, हमारा जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है वो अनस्टेबिलिटी शो कर रहा है, तो ऐसे केस के लिए हम क्या करते हैं, बैक टाइट्रेशन का यूज करते हैं। और बैक टाइट्रेशन में डबल रिएक्शन होती है। तो इसका जो आंसर है अपना ए आंसर सही है, क्योंकि हमें रॉन्ग बताना है, एक्सेप्ट लिखा हुआ है, तो अपना ए आंसर एकदम सही है। ध्यान रखना अच्छे से इसको।
अब बात करते हैं, ये बहुत अच्छा न्यूमेरिकल आया था। जब ये न्यूमेरिकल आया ना जीपैट में, तो भैया तहलका मच गया, अरे न्यूमेरिकल आ गया, बहुत कठिन पेपर आ गया। अरे भाई कुछ नहीं, एक न्यूमेरिकल था आपका सिंपल सा, हमारा उन्होंने नंबर ऑफ थ्योरेटिकल था, उसका फार्मूला पढ़ा है अपन ने, ये रिटेंशन टाइम डिवाइडेड बाय पीक विड्थ होता है, इसका स्क्वायर रहता है, ये फार्मूला था। इस फार्मूले में वैल्यू रखनी थी आपको, और कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपको सब तो उन्होंने दिया हुआ था। आप देखिए यहाँ पर रिटेंशन टाइम उन्होंने दे रखा है आपको 54 दे रखा है, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने आपका पीक का जो विड्थ था वो भी दे रखा है, 0.41 दे रखा था आपको, ठीक है। और क्या दे रखा था, नंबर ऑफ प्लेट्स आपसे पूछ रहा है वो, तो उसमें दिक्कत क्या था, देखो हम, आप ये बताइए, कॉमन सेंस से बताना बेटा, ये क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल था ही नहीं, मैं आपको बताऊं, ये ऐसी वैल्यू थी। अब इसको सॉल्व करना है। आप अगर थोड़ा सा भी समझदार हो गए बेटा, तो एक चीज बताना, मैं कुछ नहीं जानता, मैं मान लेता हूं ये 5 लिखा है, और मान लो ये लिखा है 0.4, इतना लिखा है सपोज, इसको सॉल्व करोगे तो ऑब्वियसली आपका 50 डिवाइडेड बाय 4 आएगा, ठीक है। 50 डिवाइडेड बाय 4 आएगा। अगर हम 4 का टेबल पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये हमारा 12 टाइम्स तो जाएगा एटलीस्ट, कि नहीं जाएगा, 12 टाइम्स जाएगा कि नहीं जाएगा भाई। अगर इसको आप अप्रोक्स भी सॉल्व करोगे तो सीधा सीधा ये लिखा है 54 डिवाइडेड बाय अपना 4 है, ठीक है। आप 50 डिवाइडेड बाय 4 अगर देखेंगे तो इसको अगर हम सॉल्व कर दें अप्रोक्स, तो ये हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है, और ये 1 हो गया, और लगभग हमारा 13 के समथिंग इसका आंसर आएगा। अब बेटा इस पे स्क्वायर भी लगा हुआ है, 13 का स्क्वायर सॉल्व करोगे तो 169 आएगा। अब बताओ, अगर 169 को अगर आप 16 से मल्टीप्लाई करोगे अप्रोक्स, तो आंसर कितना आएगा, ये आएगा, कुछ नहीं आने वाले भैया, एक ही आंसर सही था, मतलब कुछ था ही नहीं इसमें, सॉल्व नहीं करना था ये आपको, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, आप लगे होगे सॉल्व करने। आप ये बताइए, किसी चीज में अगर आपसे एन वो पूछ रहा था, नंबर वो पूछ रहा था 16 है आपका, ऊपर उनने आपको दे रखा है 5.4 दे रखा, यहाँ 0.4 दे रखा, स्क्वायर इसमें चलता है, आप इसको सॉल्व करो, अगर 54 डिवाइडेड बाय अगर आप करते हो 4, ठीक है, आप 4 करते हो इसको डिवाइडेड बाय, तो यहां से अगर इसको करोगे तो 4 1 जा 4 हो गया, ठीक है, 4 3 जा हो जाएगा तो 13 आएगा, स्क्वायर है बेटा इसका। तो अगर आप देखो 16 इंटू 169 करोगे अगर, तो आंसर क्या आएगा, खुद देख लीजिए, ये आएगा, ये आएगा, ये नहीं आएगा, सीधा सीधा डी आंसर था इसका। आंसर क्या था, डी था। और न्यूमेरिकल बहुत इजी था, ये कोई कैलकुलेशन नहीं था, कुछ नहीं था, केवल अपन को एप्टीट्यूड का यूज करना था, एप्टीट्यूड बेस्ड हमारा क्वेश्चन था ना। तो आपको ये वैल्यू देखो, ये 13 आ रहा, उसका अप्रोक्स में जाओगे तो भी आपको एक कैलकुलेशन करना ही नहीं था इसमें, केवल ऑप्शंस को कैंसिल करना था, ठीक है। ऑप्शंस को क्या करना था भाई, आपको कैंसिल कर देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूवी स्पेक्ट्रोमीटर है, लैंप जनरेट द यूवी स्पेक्ट्रम। देखो थोड़ा सा ध्यान रखना है, यूवी पूछ रहा है वो, यूवी मतलब हमारा 200 से 400 का नैनोमीटर का पर्सनल क्वेश्चन आ गया। टंगस्टन विजिबल में चलता है, सोडियम वेपर विजिबल में, एलईडी हमारे घर में लगी, आप देख रहे हो अभी जल रही लाइट विजिबल है। तो आंसर क्या था, ड्यूटेरियम डिस्चार्ज लैंप। तो हमारा डी आंसर इसका सही था, ठीक है। कई बार रेडिएशन के इंटरनल पूछ लेते हैं, तो देखो टंगस्टन विजिबल का है, बाकी ज्यादातर हमारे हाइड्रोजन है, जीनोन है, ये हमारे आपके जो है मरकरी है, ये आपका मरकरी आर्क लैंप हो गया, ड्यूटेरियम हो गया, ये सब हमारे कहाँ जाते हैं, विजिबल के लिए प्रेफर अपन लोग कर देते हैं। तो देखिए ये सभी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। तो अल्टीमेटली ये है, देखो इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने का बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये है बेटा, हमने आपको बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा कवर कराई, और ये भी पोटेंशियल देखा कि हमें सॉल्व कैसे करना है। ओके, तो मोटिव ये है हमारा वीडियो एक्सप्लेनेशन का, सभी जो हम लोग कर रहे हैं वीडियो एक्सप्लेनेशन, कि भाई जो ये बुक है, इस बुक में वो क्वेश्चन दिया है और उस क्वेश्चन का ये एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर 71, दैट इज ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ इज एप्लीकेबल टू। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ किसके लिए एप्लीकेबल होता है? ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में क्या होता है कि आप डाइल्यूशन जब करते हैं तो आपका क्या होता है, डिसोसिएशन बढ़ जाता है, तो यही आपका होता है। और ये जो होता है ये एप्लीकेबल होता है फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, जितने भी आपके थेरीज है इलेक्ट्रोलाइट्स की, ये सारे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए होते हैं। जो आपका आयनिक इक्विलिब्रियम है, इसके सारे कॉन्सेप्ट्स ही वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए फॉलो किए जाते हैं। स्ट्रॉन्ग में तो इतना फास्ट हो जाएगा कि आप समझ ही नहीं पाओगे कि क्या उसका है, कुछ आप वहां पे कुछ आप उसके बारे में जान ही नहीं सकते। तो ये आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए होते हैं, ठीक है ना। ये क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ओस्टवाल्ड, व्हेन सॉल्यूशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज डाइल्यूटेड द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इंक्रीज्ड। यही आपका क्या होता है, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ होता है, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ होता है।